एपिसोड 181। जब फिल्म समाप्त हुई तो थिएटर की लाइटें जल उठी और दर्शक एक एक करके बाहर निकलने लगे। शिवा ने पीछे देखा और पाया कि अंजलि रावत ने पॉपकॉर्न का पूरा डिब्बा पहले ही खत्म कर दिया था। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम्हारी भूख मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अंजलि को पता था कि उसका क्या मतलब है। उसने अनजाने में पॉपकॉर्न खत्म कर दिया और गुलाबी चेहरे के साथ समझाया, मैंने अभी देखा कि तुमने खाया नहीं है, इसलिए मुझे चिंता थी कि यह बर्बाद हो जाएगा। किसने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया? मैंने इसे तुम्हारे लिए बचाकर रखा है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। शिवा ने कहा। तो क्या हम खाना खाने जा रहे हैं? अंजलि ने पूछा। वह अभी भी बात जारी रखना चाहती थी। बेशक, तुम क्या खाना चाहती हो? अंजलि ने पलकें झपकाईं और फुसफुसाया, पेस्ट्री कैसी रहेगी? शिवा ने अपने दिल में कराहते हुए कहा। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि उसकी पत्नी को खीर खाना पसंद था, लेकिन वह एक छोटी लड़की की तरह पेस्ट्री खाना भी पसंद करती थी। अंजलि ने देखा कि शिवा का सहमत होने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगा कि उसके प्रस्ताव पर सहमति नहीं होगी, इसलिए उसने थोड़ी निराशा के साथ कहा, मैं बस यूं ही कह रही थी। अगर तुम कुछ और खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। चलो पेस्ट्री खाते हैं। मुझे याद है कि थिएटर के सामने एक कैफे कॉफी डे है। हालांकि यह एक साधारण चेन कॉफी शॉप है, लेकिन हम इससे काम चला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी वहां खाना खाया है। अंजलि की आंखें चमक उठी। उसने अपने दिल की खुशी को दबाते हुए सहजता से सिर हिला दिया। भारत में सबसे आम कॉफी चेन ब्रांडों में से एक के रूप में कैफे कॉफी डे वास्तव में आम लोगों की पसंद था। हालांकि भारत में कई लोग इसे उच्च अंत उपभोक्ता के रूप में देखते थे, जो एक अजीब घटना थी। अंजलि, जिसने इस प्रसिद्ध चेन ब्रांड पर बहुत शोध किया था, बचपन से ही इसके बारे में जानती थी। हालांकि अपनी पहचान के कारण वह कभी वहां नहीं गई थी। इसलिए जब शिवा ने कैफे कॉफी डे जाने का सुझाव दिया तो वह बहुत ही सहजता से सिर हिलाने लगी। दोनों थिएटर से बाहर निकले और रात की हवा में सड़क के उस पार स्थित कैफे कॉफी डे की ओर चल पड़े। अंजलि ने दिन में काम से लौटकर एक फैशनेबल बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उसकी अद्भुत सुंदरता और युवावस्था से ही उसमें समाया हुआ ठंडा स्वभाव उसके प्रकट होते ही सबका ध्यान आकर्षित करता था। अंजलि को बचपन से ही इस तरह के ध्यान की आदत थी, लेकिन उसके बगल में बैठे शिवा को अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। आखिरकार उसकी पत्नी को दूसरे लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई जानवर अपने भोजन की रक्षा कर रहा हो। ये हमेशा दुखद होता था। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शिवा को लगा कि अगर वह, माया शर्मा और रिया मेहता सड़कों पर निकलेंगे तो कुछ लोग माया को देखना चाहेंगे और कुछ लोग रिया को देखना चाहेंगे। उनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं और वे सभी आकर्षक सुंदरियां थीं जो अधिकांश लोगों की पसंद के अनुकूल थीं। हालांकि अगर अंजलि उनके बीच खड़ी होती तो हर कोई केवल अंजलि पर ध्यान देता। इसका मतलब यह नहीं था कि माया और अन्य सुंदर नहीं थीं, लेकिन कुछ लोग एक उत्कृष्ट आभा के साथ पैदा होते हैं। सड़क के किनारे लगी एलईडी लाइटों और चमकती हेडलाइटों ने नासिक के पूरे शहरी क्षेत्र को जगमगा दिया। सड़कें लोगों की चहल पहल से भरी हुई थीं। अंजलि के लिए यह अतीत से अलग था, क्योंकि वह इस छोटे से कोने में अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई था। अचानक सड़क पार करते समय अंजलि को लगा कि कोई गर्म हाथ उसके बाएं हाथ को पकड़ रहा है। खुरदुरा, मोटा, गर्म और सख्त, इसने अंजलि के दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने अपना सिर घुमाकर शिवा की ओर देखा और देखा कि शिवा उसकी ओर आंख मार रहा है। सड़क पार करते समय सावधान रहें। यह एक पैदल यात्री क्रॉसिंग है। अंजलि को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। डेट पर आपको एक दूसरे का हाथ थामकर चलना होगा, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने अपने होंठ दबाए, सड़क की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। हाथ पकड़कर कैफे कॉफी डे में जाने के बाद अंजलि ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। आखिरकार वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। वह काउंटर पर गई और एक स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री और हॉट चॉकलेट का ऑर्डर दिया, जबकि शिवा ने एक कोल्ड कॉफी और 2 चॉकलेट पेस्ट्री का ऑर्डर दिया। चूंकि उस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए भोजन जल्दी से परोसा गया। दोनों कॉफी और पेस्ट्री लेकर खिड़की के पास एक टेबल पर बैठ गए। वे धीरे धीरे खाते हुए खिड़की के बाहर सड़क का रात का नजारा देख रहे थे। कैफे में मधुर सितार की धुन बज रही थी और धुन हल्की और आरामदायक थी। अंजलि ने स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री को बहुत धीरे धीरे खाया। छोटे छोटे निवाले खाने के बाद उसने कैफे के लेआउट को देखा और शिवा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि कैफे कॉफी डे का जन्म कैसे हुआ? शिवा चम्मच से पेस्ट्री खा रहा था।
मुझे नहीं पता इसमें क्या खास बात है। मैंने कैफे कॉफी डे के संस्थापक श्री हरि शर्मा की जीवनी पढ़ी, जिसमें कैफे कॉफी डे की स्थापना से पहले की कहानी बताई गई थी। अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, जब श्री शर्मा युवा थे, उनके पिता की नौकरी चली गई थी और उनका परिवार बहुत गरीब था। अपने पिता को खुश करने के लिए उन्होंने दिवाली पर एक दुकान से अपने पिता के लिए कॉफी बीन्स का एक डिब्बा चुराया। उस समय तो उनके पिता बहुत खुश हुए, लेकिन अंत में जब दुकान मालिक पैसे मांगने आया तो श्री शर्मा की पिटाई कर दी गई। उसके बाद उनके और उनके पिता के बीच संबंध बहुत कठोर हो गए। शिवा ने अपना चम्मच नीचे रखा और अंजलि के विचारशील चेहरे को देखा। वह जानता था कि वह अपने परिवार और अपने पिता के बारे में सोच रही होगी, इसलिए वह ध्यान से सुनने से खुद को रोक नहीं सका। श्री शर्मा ने उस समय कसम खाई थी कि वह अपने पिता को ये साबित करने के लिए सबसे अच्छी कॉफी खरीदने के लिए पैसे जुटाएंगे। इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सबसे कठिन समय में उन्होंने अपने क्रिकेट कौशल का उपयोग छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया। वह विश्वविद्यालय गए और एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी में गए, जहां उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक के मासिक वेतन के साथ एक वरिष्ठ पद मिला। सफल होने के बाद उन्होंने अपने पिता के लिए सबसे अच्छी कोलंबियाई कॉफी बीन्स खरीदी और अपने पिता से कहा कि यह उन्हें ये साबित करने के लिए है कि कई साल पहले कॉफी बीन्स के इन डिब्बों के लिए उनकी पिटाई की गई थी। उनके पिता ने पूछा, तुमने इतनी उबाऊ चीज के लिए इतना कुछ किया? श्री शर्मा बहुत नाराज हुए। उसके बाद वह अपने पिता से अलग हो गए और यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों को बताया कि उनके पिता मर चुके हैं। अपने पिता की मृत्यु तक श्री शर्मा ने उनसे मिलने के लिए घर जाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें व्यवसाय पर चर्चा करनी है। एक दिन जब वह अपने पिता का सामान छांट रहे थे, तो उन्हें कॉफी का वह डिब्बा मिला जो कई साल पहले उनके पिता से चुराया गया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने कॉफी का वह डिब्बा संभाल कर रखा था और हमेशा उस याद को संजो कर रखा था। उस समय उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने डिब्बे में एक मुड़ा हुआ पत्र भी देखा। उस पर लिखा था कि शर्मा के पिता का सबसे बड़ा सपना एक गर्म कैफे खोलना और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कॉफी बीन्स पीसना था। दुर्भाग्यवश उनकी योग्यता ने उन्हें इस सपने को साकार करने से रोक दिया। अपने बच्चों को पीटने के अलावा वह वास्तव में अपने बच्चों को ये बताने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहे थे कि वह उनका पिता है। इसलिए श्री शर्मा और उनकी पत्नी ने मिलकर कैफे कॉफी डे की स्थापना की और यह आज तक विकसित है। अपने पिता के बारे में सोच रही हो? शिवा ने पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। मैं उम्मीद करती थी कि मेरे पिता श्री शर्मा के पिता की तरह होंगे। हालांकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन वे अपने दिल में मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अंततः आशा और वास्तविकता एक नहीं है। शिवा को पता था कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी। उसने धीरे से कहा, तो ऐसी कहानी है। ऐसा लगता है कि तुमने जो किताबें खरीदी हैं, वे सब पढ़ ली हैं। अंजलि ने उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या तुम सोचते हो कि मैं दीवार पर चिपकाने के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हूँ? हाँ, शिवा मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं भविष्य में एक योग्य पिता बनूंगा। मैं अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कॉफी बीन्स पीस सकता हूँ। अंजलि शर्मा गई। हालांकि उसे उम्मीद थी कि शिवा कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कौन चाहता है कि तुम कॉफी बीन्स पीसो? मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म देने का वादा कब किया था? शिवा ने शरारत से पूछा। क्या मैंने कहा कि तुम पत्नी हो और बच्चा तुम्हारा है? हो सकता है कि कुछ समय बाद तुम्हें मेरी जरूरत न रहे और मैं अपनी पत्नी बदल लूं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम बकवास बंद करो, सावधान रहो, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। अंजलि ने शिवा को गुस्से से घूरा। उसने मेज पर रखा हॉट चॉकलेट उठाया, खड़ी हुई और शिवा पर डालने का नाटक किया। हालांकि शिवा जानता था कि वह उसे सिर्फ धमका रही थी, फिर भी उसने अपनी छाती को गले लगाया और पीछे हट गया। भले ही तुम नाराज हो, लेकिन इसे मेरे कपड़ों पर मत डालना। ये कपड़ों का मामला नहीं है। शरारती। अंजलि ने अपने दांत पीस लिए। उसने हॉट चॉकलेट का कप वापस लिया और एक घूंट गर्म चॉकलेट पी लिया। गर्म चॉकलेट की सतह पर क्रीम की एक परत थी। जब अंजलि ने इसे लापरवाही से पिया, तो क्रीम ने तुरंत उसके पतले और सुस्पष्ट ऊपरी होंठ को दाग दिया। शिवा ने क्रीम की रेखा देखी और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। देखो, तुम औरतों को ऐसा करना क्यों पसंद है? सिर्फ जब तुम किसी और औरत के साथ होती हो, तभी तुम साफ रहती हो। जब तुम अपने पति के साथ होती हो, तो तुम्हें अपने होठों पर क्रीम लगाना पसंद होता है। क्या तुम अब भी ऐसा दिखावा कर रही हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? अंजलि को एहसास हुआ कि उसके होठों पर कुछ है।
उसे चाटने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह उसे पोंछना चाहती थी। हालांकि मेज पर कोई नैपकिन नहीं था, इसलिए वह उसे अपने बैग से निकालना चाहती थी। इधर उधर मत देखो, ये बहुत परेशानी वाली बात है। मैं इसे सुझाने में तुम्हारी मदद करूंगा, शिवा ने कहा और वह झुककर अंजलि के निर्दोष चेहरे के करीब चला गया। जैसे जैसे उनके चेहरों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, अंजलि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि शिवा क्या करना चाहता था। उसकी नम आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए उसका दिल गड़बड़ा गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक खाली जगह थी। अंत में शिवा के होंठों ने अंजलि के होंठों को चूमा जो क्रीम से ढके हुए थे। ये ठंडा, मुलायम और क्रीम की खुशबू वाला था। अंजलि स्तब्ध रह गई, मानो बसंत में गड़गड़ाहट हुई हो। शिवा के अपनी सीट पर वापस लौटने के बाद भी अंजलि अभी भी वहीं हतप्रभ बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शिवा को लगा कि यह महिला बहुत प्यारी है। क्यों? मुझे लगता है कि कागज के तौलिए कागज को खा जाएंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं कपड़े का उपयोग करूं? तुमने इन्हें मेरे लिए खरीदा है और तुम इन्हें पोंछने का भी साहस नहीं कर सकती। अंजलि को होश आया। उसने वास्तव में उसे चूमने दिया। हालांकि वह नाम के लिए उसका पति था और उसका फायदा नहीं उठाया गया था, फिर भी यह एक चुंबन था। जब उसने अपना कौमार्य खोया था, तब भी वह एक अचंभित अवस्था में थी। उन दोनों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब वे वास्तव में एक दूसरे की सांस और तापमान महसूस कर सकते थे। ये सोचते हुए अंजलि के गाल इतने आकर्षक थे कि पानी लगभग निचोड़ा जा सकता था। भविष्य में ऐसा मत करना। इसके अलावा मैंने किसी से कपड़े खरीदने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे लिए उन्हें खरीदने के लिए परेशान नहीं हो सकती। इतना सुंदर दृश्य तुम्हारे अरोमांटिक शब्दों के कारण बर्बाद हो गया है। क्या तुम ये दिखावा नहीं कर सकती कि तुमने उन्हें खरीदा है? शिवा ने असहाय मुस्कान के साथ कहा। बहुत शोर है, जल्दी से खाओ। यह एक पेस्ट्री है, तो फिर जल्दी से पेस्ट्री खाओ। अंजलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर लाली फीकी नहीं पड़ रही थी। वह पेस्ट्री को तेजी से खाने लगी, जैसे कि उसे उससे कोई शिकायत हो। लेकिन हर निवाले के साथ ऐसा क्यों लग रहा था कि पेस्ट्री में शहद मिलाया गया है? यह असाधारण रूप से मीठा था। बंद अध्याय। एपिसोड 182। सप्ताहांत के बाद अनामिका इंटरनेशनल का शरद ऋतु फैशन शो भी समाप्त हो गया। तार्किक रूप से कहें तो सभी के पास ज्यादा खाली समय था। हालांकि उस रात अंजलि रावत के साथ सफल चुंबन के बाद अंजलि ने शिवा को बाघिन की तरह टाल दिया। उसने उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। हर दिन वह जल्दी से अपना खाना खत्म कर लेती और काम करने के लिए अध्ययन कक्ष में छिप जाती। शिवा भी इस मामले में बहुत लाचार था। कौन जानता था कि उसकी यह पत्नी तितली की पंख जितनी शर्मीली है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह उसे कुछ और बार चूम लेता। उसे निजी लाभ हानि की चिंता नहीं करनी पड़ती। 2 दिन की छुट्टियों के बाद ललित मेहता, जो अपनी टीम को मुंबई से नासिक लेकर आए थे, अंततः दोपहर को पहुंचे। तय कार्यक्रम के अनुसार तीनों कंपनियों के सीईओ शाम को अंतिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक साथ महाराजा पैलेस के बंद सम्मेलन कक्ष में जाएंगे। ललित मेहता का स्वागत करने के लिए जो व्यक्ति हवाई अड्डे गया था, उसका नाम शिवा था। शिवा ने सूट और टाई पहन रखी थी और वह मुंह में सिगरेट दबाए हवाई अड्डे पर खड़ा था। अंत में उसे हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अंत में उन्होंने अपने फोन का उपयोग करके ललित मेहता से संपर्क किया और वे हवाई अड्डे के बाहर मिले। ललित मेहता के अंगरक्षक बहुत क्रोधित थे। उन्हें लगा कि यह ललित मेहता के प्रति अनादरपूर्ण था। हालांकि ललित मेहता विशेष रूप से खुश थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि शिवा उनके साथ लापरवाही से पेश आता था, जिसका मतलब था कि शिवा को उन पर शक नहीं था या वह उनके खिलाफ नहीं था। अगर शिवा अचानक उनके प्रति बेहद विनम्र हो जाता तो वह ठीक से सो नहीं पाते और वह ठीक से खाया सो नहीं पाते। श्रीमान शिवा, बहुत दिनों बाद मिले। आप अब भी पहले की तरह ही आकर्षक हैं। ललित मेहता ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिवा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। शिवा ने ललित मेहता से हाथ मिलाने से पहले अपनी पैंट पर हाथ पोंछा। मुझे खेद है, आज सुबह मैंने जो वड़ा खाया था वह थोड़ा चिकना था, लेकिन मुझे लगता है कि ललित भाई को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ललित मेहता ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे सबके सामने ललित भाई कहा। भारत में यह अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद शिवा ने समूह को 5 चमकदार काली BMW 7 सीरीज कारों के पास ले गया, जिन्हें अनामिका इंटरनेशनल ने विशेष रूप से भेजा था। मयूरी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों, उनके दल और अंगरक्षकों को भी इन कारों की जरूरत थी।
अंजलि अपनी खुद की लग्जरी कार भी नहीं चला पाती थी। स्वाभाविक रूप से मेहमानों के स्वागत के लिए कंपनी की लग्जरी कारें बहुत थीं। जब अंजलि ने सहजता से कहा कि वह शिवा को 5 BMW 7 सीरीज देगी, तो शिवा चौंक गया। एक अमीर पत्नी होना बहुत तनावपूर्ण था। एक साधारण आदमी इसे कैसे सहन कर सकता है? घर से निकलने से पहले अंजलि ने शिवा को एक मार्ग नक्शा दिया। नक्शे पर कुछ जगहें थीं जहां से उन्हें ललित मेहता और बाकी लोगों को उनके होटल तक ले जाने के लिए गुजरना था। वहां कई लाल बिंदु थे और उन सभी को समझाना जरूरी था। हैरान होकर शिवा ने नक्शा खोला और उसे देखा। वह तुरंत अवाक रह गया। नक्शे पर चिन्हित सभी स्थान अनामिका इंटरनेशनल और अंजलि की निजी संपत्तियां थीं। इसके अलावा ये केवल इसी मार्ग पर थे। नासिक के भीतर पूरे देश और बाकी दुनिया का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कुल संपत्ति अरबों में थी। शिवा को लगा कि अगर अंजलि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, तो वह वास्तव में दुनिया के शीर्ष 100 अरबपतियों में से एक होगी। शिवा को आश्चर्य हुआ कि उसकी दादी किस तरह की मजबूत महिला थी जो अकेले ही इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में सक्षम थी। ऐसा लग रहा था कि यह अमीर लड़की वास्तव में कम चर्चा में रहती थी। शिवा को यह नक्शा दिखाने का उद्देश्य इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। ये ललित मेहता को ये समझाने के लिए था कि उसका साथी बहुत अमीर है, ताकि वह निश्चिंत हो सके। ये सहयोग बिल्कुल सुरक्षित था। बेशक यह एक निश्चित महिला बॉस भी हो सकती है जो निजी तौर पर मोदक और स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री खाना पसंद करती है। उसकी रानी आभा प्रकट हुई और उसके दिल में अहंकार परिलक्षित हुआ। बेहद विशाल गाड़ी में बैठे शिवा ने अपने हाथ में नक्शा थाम रखा था। अंजलि के अनुरोध के अनुसार उसे इसे याद करना था। हालांकि शिवा को लगा कि इसे याद करना एक छोटी सी बात है। ललित भाई के साथ इतनी सारी बातें करना कोई आसान बात नहीं थी। आखिरकार उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बारे में सोचने के बाद शिवा ने नक्शा ललित मेहता को सौंप दिया जो उसके बगल में बैठा था। श्रीमान शिवा, यह क्या है? ललित मेहता ने उत्सुकता से नक्शा लिया। शिवा ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बाहर जाने से पहले ये दिया था। उसने मुझसे इस नक्शे पर सभी बिंदुओं को बताने के लिए कहा था। ये मेरी कंपनी और मेरी पत्नी की संपत्तियां हैं। वास्तव में ये समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको आश्वस्त करने के लिए था। हमारी कंपनी बहुत समृद्ध है। ललित मेहता ने नक्शा खोला और पूरे नक्शे पर लाल बिंदु देखे। वहां सभी तरह के जंगल रिजॉर्ट, डिपार्टमेंट स्टोर, होटल, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, क्लब हाउस थे। श्रीमान शिवा ने कहा, यह आपकी पत्नी और आपकी कंपनी की संपत्ति है। ललित मेहता के दिल में एक अजीब सी भावना थी। उसे यकीन नहीं हुआ। ये सारी संपत्तियां अनामिका इंटरनेशनल की हैं। वह इसे समझ सकता था। इससे पहले उसने गुप्त रूप से अनामिका इंटरनेशनल और अंजलि की निजी संपत्तियों की जांच की थी। लेकिन शिवा की पत्नी, शिवा ने सिर हिलाया। क्यों? आपने इतनी गुप्त जांच की है? क्या आपको पता नहीं चला कि अनामिका इंटरनेशनल की सीईओ मेरी पत्नी है? ललित मेहता का सिर फट गया। यह एक बिजली गिरने जैसा था। ऐसा नहीं था कि वह इस खबर से बहुत हैरान था, लेकिन उसे वह रात याद आ गई जब उसने शिवा के सामने कहा था कि वह अंजलि या माया खन्ना के करीब जाना चाहता है ताकि व्यक्तिगत संबंध विकसित कर सके। उसने ये भी कहा कि अंजलि उसकी सबसे अच्छी साथी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी मुझे बुरा भला कह रहा है। ऐसा लगता है कि उसे मारना गौण बात है। मुख्य बात यह है कि मेरे मन में उसकी पत्नी के बारे में विचार हैं। सभी पुरुष इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ललित मेहता को आखिरकार पता चल गया कि उसने शिवा की गलत नस को छुआ था। ये सोचकर उसे बेहद खुशी हुई कि वह अभी भी जीवित है। ललित मेहता की मुस्कान रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। श्रीमान शिवा, मुझे सच में नहीं पता था कि आप और श्रीमती अंजलि पति पत्नी हैं। अगर मुझे पता होता, अगर तुम्हें पता होता, तो तुम शायद मुझे और भी अधिक मारना चाहते, है ना? शिवा ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। ललित मेहता का चेहरा अचानक नीला पड़ गया और उसके होंठ पीले पड़ गए। शिवा की मुस्कान ने उसे उस रात के दृश्य की याद दिला दी जब उसका बायां हाथ मांस और खून से लथपथ था। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, 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 मैं श्रीमान शिवा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, भले ही मैंने एक शेर का दिल और एक चीते का पित्त खा लिया हो। श्रीमान शिवा, कृपया ऐसा दोबारा न कहें। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवा ने कंधे उचकाए। बेपरवाही से मुस्कुराते हुए उसने कहा, घबराओ मत। हमारी शादी अभी भी एक रहस्य है, इसलिए जब तक तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तब तक सब ठीक है।
इस महत्वपूर्ण क्षण में कुछ भी गलत मत करो। मुझे अभी भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कम से कम तुम मेरी नज़र में एक सच्चा खलनायक हो। कम से कम तुम कुछ पाखंडियों की तुलना में आंखों को ज्यादा भाते हो। बकवास। बेशक, मैं तभी असली खलनायक हो सकता हूँ जब आप मेरी असलियत समझ पाएं। ललित मेहता ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसे चापलूसी से मुस्कुराना पड़ा। लेकिन शिवा अंजलि का पति निकला। इससे ललित मेहता को शिवा की पृष्ठभूमि के बारे में और अधिक जिज्ञासा हुई। आखिरकार अंजलि के पीछे कुछ विशेष राष्ट्रीय पृष्ठभूमि छिपी हुई थी। उच्च वर्ग के कुछ बड़े परिवारों को इसके बारे में कुछ हद तक जानकारी थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि शिवा अपनी असाधारण ताकत पर भरोसा करके अंजलि का पति बन सकता है। शाम 6 बजे थोड़ा आराम करने के बाद शिवा ललित मेहता और अन्य लोगों को महाराजा पैलेस के बंद सम्मेलन कक्ष में ले गया। वहां अंजलि और अनामिका इंटरनेशनल के कई मुख्य कर्मचारी, साथ ही जय सिंह और चंद्रमा मीडिया के अन्य लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब ललित मेहता और अन्य लोग सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए तो अंजलि और जय सिंह उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। तीनों कंपनियों के नेता आखिरकार पहली बार सख्त अर्थों में मिले। हालांकि सभी लोग तार्किक सोच वाले थे और उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत सारा होमवर्क किया था। वे बहुत सी बातें जानते थे और उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके लिए बात करना विशेष रूप से आसान था। शिवा ने तीनों दलों के लोगों को देखा और उनकी बातें सुनकर ऊब गया। चूंकि उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई। महाराजा पैलेस में मनोरंजन की कई सुविधाएं थीं। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह समाप्त हुआ तो रात के कम से कम 10 बजे होंगे। आखिरकार इन लोगों को अभी भी रात का खाना खाते समय कुछ बातें करनी थी। जब वह सोच ही रहा था कि उसे पैरों की मालिश करवानी चाहिए या मालिश के लिए किसी को बुलाना चाहिए, तो अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने गौर से देखा तो पता चला कि यह माया खन्ना का एक टेक्स्ट मैसेज था। जब वे मुंबई में थे तब भी यह महिला चिपकी हुई थी। मुंबई से लौटने के बाद वह उससे दूरी बनाए हुए थी। उसे एक सहनशील व्यक्ति माना जा सकता है। बाहर जाओ और बाएं मुड़ो। चलो गलियारे में मिलते हैं, मुझे कुछ कहना है। शिवा ने माया खन्ना की तरफ देखा, जो मयूरी कॉर्पोरेशन के कुछ प्रबंधन सदस्यों के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रही थी। वह उसकी छिपकर मैसेज करने की स्किल्स से हैरान था और सबसे पहले बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद माया खन्ना, जो एक सफ़ेद पेशेवर सलवार कमीज पहने हुई थी, शालीनता से बाहर निकली। आज उसने हल्का मेकअप किया था और उसकी भौहें सुंदर दिख रही थी। उसने फैशनेबल पन्ना झुमके पहने थे, जो उसके आकर्षक और सुंदर चेहरे को और भी निखार रहे थे, जिससे उसका चेहरा विशेष रूप से उज्ज्वल दिख रहा था। ये देखकर कि शिवा पहले से ही इंतजार कर रहा था, माया खन्ना ने शर्मिंदगी में अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली। मैंने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, है न? वे लोग बहुत उत्साही थे, इसलिए मैं बहाना बनाकर चली गई। ये ठीक है। ये दुर्लभ है कि मेरी छोटी माया को नासिक लौटने के बाद भी मुझसे बात करना याद रहा। एक दिन इंतजार करना उचित है, शिवा ने कहा। नाराज हो, इतना छोटा मत बनो। तुम भी जानते हो कि अंजलि बहुत संवेदनशील है। हम इतने दिनों से बिजनेस ट्रिप पर हैं और इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हैं। वह इतना क्यों नहीं सोच सकती? मैं अपनी वजह से सभी के रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, माया खन्ना ने कड़वाहट से कहा। शिवा ने गहरी सोच में डूबे होने का नाटक किया और कहा, अगर तुम नाराज नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए उसने अपने दाहिने गाल की ओर इशारा किया। माया खन्ना ने मुंह बनाया और यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे चूमने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इससे पहले कि वह उसे चूम पाती, शिवा ने अपना चेहरा घुमाया और उसके मुंह पर चूम लिया। ममम। शिवा के हाथ से अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़े हुए महसूस करते हुए माया खन्ना हिल नहीं सकी। उसके गुलाबी होठों पर तुरंत आक्रमण हुआ और एक गर्म जीभ ने उसके दांत खोल दिए। एक पल के लिए माया खन्ना का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह सिर्फ कराह सकती थी, लेकिन जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली थी तभी उसे मुक्त किया गया। हाँफते हुए माया खन्ना का चेहरा आड़ू के फूल जैसा हो गया था। उसने शिवा को डांटा और उसकी छाती पर मारा। ये देखकर कि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कुछ और बार मारने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम तो बस मेरा फायदा उठाना जानते हो। ये भी व्यापार है, लेकिन ये देखते हुए कि तुमने मेरी अच्छी सेवा की है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शिवा ने उदार चेहरे के साथ कहा।
माया खन्ना ने उस कष्टप्रद नजर को न देखने का नाटक किया और गंभीरता से कहा, मेरे साथ घर आओ। बंद अध्याय। एपिसोड 183। घर जाओ। हाँ, मेरे घर तक। शिवा ने माया खन्ना की जलती आंखों को देखा और शर्म से कहा, क्या तुम जल्दी में हो? हालांकि मुझे पता है कि 7 अरब में से केवल एक ही मौका है कि मेरे जैसा अच्छा आदमी इस दुनिया में पैदा होगा, तुम्हें मुझे फिर से अपने घर जाने के लिए कहने की इतनी जल्दी नहीं है। ... हम अभी थोड़ी देर पहले गए थे, इतनी जल्दी फिर से जाना शर्मनाक होगा। दरअसल अगर तुम खुद को मुझे देना चाहती हो तो तुम एक बेहतर होटल ढूंढ सकती हो। बेशक, मैं बहुत खुला हूँ। अगर तुम जंगल में जाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या हमारे पूर्वजों ने यह नहीं कहा था कि आकाश कंबल है और धरती आसन है? ठंडी हवा तुम्हारे शरीर को ठंडक पहुंचाएगी और तुम्हारी लड़ने की शक्ति लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन तुम्हारे घर जाना भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में बिस्तर काफी बड़ा है या नहीं। तुम्हारा फिगर एक महिला के लिए बड़ा माना जाता है, और अगर हम दोनों इधर उधर हो जाएं, तो छोटा बिस्तर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माया खन्ना पहले तो असमंजस में थी, लेकिन जितना ज्यादा उसने सुना उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसके गाल लाल हो गए। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, शिवा, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बलिदान करना चाहती हूँ? मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उड़ीसा में मेरे गृहनगर चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी माँ को नासिक ले आओ। शिवा शर्मिंदा हो गया और बुदबुदाया, क्या तुम अधिक स्पष्ट हो सकती हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे किस घर में भेजना चाहती हो? तो अब तुम्हें समझ में आया? माया खन्ना ने अधीरता से पूछा। शिवा ने सिर हिलाया। उसे ये भी याद आया कि जब उसने माया खन्ना को उसके सौतेले पिता जोगिंदर साहू से छुटकारा दिलाने में मदद की थी, तो माया ने कहा था कि वह अपनी मां को नासिक ले जाना चाहती है ताकि वह एक खुशहाल जीवन का आनंद ले सके। उसने उलझन में पूछा, मुझे याद है कि तुमने पहले भी यही कहा था, तुम अचानक मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो? माया खन्ना ने शर्माते हुए कहा, जब मैंने पिछली बार अपनी मां से फोन पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनसे मिलने के लिए किसी प्रेमी को साथ ला सकूं तो वह नासिक आने पर विचार करेगी। इसमें कुछ दिन नहीं लगेंगे और मैं अपनी मां को लाने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बना रही हूं। शिवा को अचानक समझ में आ गया, जब माता पिता अपने बच्चों को बड़ा होते देखते हैं तो वे हमेशा अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। माया खन्ना अब जवान नहीं रही। अपनी मां के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चिंतित है कि उसे एक अच्छा पति नहीं मिल पाएगा। ये समस्या बड़ी या छोटी हो सकती है। अगर शिवा माया खन्ना के साथ चला गया तो यह अंजलि रावत को ये बताने के बराबर था कि उसके और माया के बीच के रिश्ते में उनकी शादी के अंत की संभावना है और दोनों महिलाओं के बीच की दोस्ती भी खत्म हो सकती है। हालांकि अंजलि के चरित्र को देखते हुए वह शायद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेगी। वह बस एक ठंडी खर्राटे निकालेगी। माया खन्ना ने बेचैनी से शिवा को देखा। यह निस्संदेह एक कठिन विकल्प था। एक महिला का दिमाग कभी कभी बहुत जटिल होता है। वह जानती थी कि यह भविष्य में असहनीय स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन प्यार और दोस्ती में वह अभी भी ये जानने के लिए बेताब थी कि क्या शिवा उसे छोड़ नहीं देगा। ये थी महिलाओं की संवेदनशीलता। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिवा ने ज्यादा नहीं सोचा और सहमति दे दी। माया खन्ना का दिल जो उसके गले में था नीचे दब गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें मुस्कुराहट से लाल हो गईं। तो फिर तुम अंजलि को कैसे बताने की योजना बना रहे हो? मैं सच बोलूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिखाई न दे। शिवा जानता था कि कुछ चीजें अंत में नहीं छुप सकती। चाहे वह माया खन्ना हो, काव्या हो, अनन्या हो या लता मेहरा हो, वह इन सुंदरियों को जीवन भर अंधेरे में नहीं छिपा सकता था। उसने जानबूझकर उन्हें छिपाने के बारे में भी नहीं सोचा था। शायद नैतिकता की वास्तविकता ने उसे इतनी सारी पत्नियां रखने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया की बाधाओं को पार कर जाता है तो वह इन चीजों की बहुत परवाह नहीं करता। माया खन्ना ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा, अपने होठों को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि कैसे प्रतिक्रिया देगी ये जानने के लिए मुझे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वह क्या करेगी? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। वह निश्चित रूप से सहमत होगी और फिर वह हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगी। माया खन्ना ने निश्चितता के साथ कहा। शिवा ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? क्योंकि जब तक वह नहीं पूछेगी तब तक तुम इसे कहने की पहल नहीं करोगे। यदि तुम इसे नहीं कहोगे तो चाहे हम कितना भी विकास करें इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
वह हमेशा तुम्हारी एकमात्र कानूनी पत्नी, उस परिवार की मालकिन रहेगी। तुम्हें पहले उसका ख्याल रखना होगा। माया खन्ना ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वह कुछ नहीं कहती है तो एक दूसरी महिला हमेशा दूसरी महिला ही रहेगी। वह इस जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगी। शिवा ने कहा, लेकिन निर्णय लेने वाली वह अकेली नहीं है। निर्णय लेने वाला मैं हूँ। माया खन्ना ने उसकी ओर आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए उसे तलाक दोगे? शिवा दंग रह गया। ये स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि उसके दिल में एक से ज्यादा औरतें थीं, लेकिन वह पहले से ही ठंडी अंजलि को अपनी पत्नी, शिवम गार्डन को अपना घर और माँ लक्ष्मी को, जो उसके जीवन की देखभाल करती थी, को अपना परिवार मानने का आदी हो चुका था। वह मानसिक रूप से भी अपने जीवन के बाकी हिस्सों में ऐसे ही रहने के लिए तैयार था। अगर अंजलि ने कुछ नहीं कहा होता तो वह कभी भी किसी दूसरी महिला के लिए उसे तलाक देने के बारे में नहीं सोचता। इस समय शिवा की आंखों में कुछ समझ दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं, उसने मुझसे कभी दूसरी महिलाओं के साथ मेरे रिश्ते के बारे में नहीं पूछा। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई कारण होगा। ऐसा मत सोचो कि रिश्तों के मामले में अंजलि मूर्ख है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह भले ही दो लोगों के बीच संबंधों को प्रबंधित करना नहीं जानती हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सफल व्यवसाय और एक शानदार प्रबंधक है। जो कोई भी उसे महिला होने, उसकी उम्र और उसके अनुभव के कारण कम आंकता है, उसे इसका पछतावा होगा। माया खन्ना ने गंभीरता से कहा। शिवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुमने इसका उल्लेख किया है तो ऐसा लगता है कि हमारी अंजलि एक चतुर रणनीतिकार है। अंजलि एक चतुर रणनीतिकार है और उसकी शर्तें ऐसी हैं जो अन्य रणनीतिकारों की नहीं है। माया खन्ना रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। क्या शर्तें? तुम जल्द ही समझ जाओगे। माया खन्ना ने चंचलता से आंख मारी। शिवा को चीजों की तह तक जाने की आदत नहीं थी। हालांकि वह जिज्ञासु था, फिर भी उसने माया खन्ना से पूछना जारी नहीं रखा। माया खन्ना को अभी भी डिनर पार्टी और बातचीत के काम निपटाने थे, इसलिए वह पहले चली गई। जाने से पहले उसने शिवा को फिर से याद दिलाया कि वह अंजलि को ये बताना न भूले कि वह उड़ीसा जा रहा है। शिवा, जो फिर से अकेला हो गया था, बेकार नहीं बैठा। उसने मंजिलों के नक्शे को देखा और पैर मालिश केंद्र में जाने का फैसला किया। भारत के लोग निश्चित रूप से उन समूहों में से एक थे जो दुनिया में जीवन का सबसे अधिक आनंद लेना जानते थे। सड़कों और गलियों में आपको युवा महिलाओं से अपने पैरों की मालिश करवाने के लिए केवल सैकड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ता था। यहाँ तक कि महाराजा टावर जैसे उच्च स्तरीय क्लब में भी 5,000 रुपये से कम खर्च आएगा। इस जगह पर अक्सर आने वाले अमीर लोगों के लिए यह एक बूंद भर की रकम थी। शिवा का इरादा लिफ्ट लेने का नहीं था। वह सीधे आपातकालीन निकास द्वार से अंदर गया और खाली सीढ़ी पर पहुंचा। हालांकि इससे पहले कि शिवा सीढ़ियों से नीचे उतर पाता, उसने अचानक देखा कि उसके ठीक सामने काली कांच की खिड़की के बाहर एक चलती हुई आकृति ऊपर चढ़ रही थी। महाराजा टावर की बाहरी कांच की संरचना बहुत बड़ी थी। यह एक जटिल संरचना भी थी। ये सीमेंट और स्टेनलेस स्टील से बनी एक धूप से बचाने वाली ढाल थी। यह आकृति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही थी। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह इमारत के शीर्ष पर मौजूद गियर डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी, साथ ही अपनी चढ़ाई की क्षमता का इस्तेमाल करके ऊपरी मंजिल पर चढ़ रही थी। बेशक शिवा इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर यह एक अपराधी था जो परेशानी पैदा करना चाहता था, तो इससे उन लोगों के जीवन पर असर पड़ने की संभावना थी जिनकी वह परवाह करता था। इसलिए वो तुरंत खिड़की के पास गया और बड़ी कांच की खिड़की खोल दी। हिलना मत। अंधेरी रात की हवा से एक स्पष्ट आवाज आई और एक चमकदार पिस्तौल शिवा के सिर पर निशाना साधी गई। शिवा दंग रह गया और बंदूक पकड़े हुए व्यक्ति भी दंग रह गया। ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? दोनों ने लगभग एक ही समय पर एक ही बात कही। यह महिला कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस अधिकारी थी जिसके साथ शिवा का काफी संपर्क था, कावेरी नायर, जिसने शिवा को काफी सिरदर्द दिया था। इस समय कावेरी नायर ने काले रंग की चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, जो उसके आकर्षक और सेक्सी फिगर को रेखांकित कर रही थी। उसकी छोटी कमर को रस्सी से बांधा गया था, जो गियर क्लाइंबिंग डिवाइस के एक सेट से जुड़ी हुई थी। तेज ठंडी हवा में उसके छोटे काले बाल वीरतापूर्ण और सुव्यवस्थित दिख रहे थे। इस दृश्य ने शिवा को क्षण भर के लिए हतप्रभ कर दिया। कभी कभी पुरुष का आकर्षण स्त्री के स्त्रीत्व में निहित होता है और स्त्री की सुंदरता पुरुष की वीरता में निहित होती है। कावेरी नायर ने धीरे से बंदूक नीचे रखी और शिवा की तरफ एक अप्रिय भाव से देखा।
उसने पूछा, पहले मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? आज वह दिन है जब अनामिका इंटरनेशनल अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रही है। मैं प्रभारी लोगों में से एक हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं यहाँ हूँ। शिवा ने कावेरी नायर को चंचल भाव से देखा, लेकिन पुलिस अधीक्षक नायर, क्या तुम चोर बनने की कोशिश कर रही हो या कांच पर चढ़ने का अभ्यास कर रही हो? कावेरी नायर ने देखा कि शिवा ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह दिखावा कर रहा हो, इसलिए उसने तुरंत कहा, अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। मुझे एक महत्वपूर्ण मामले की जांच करनी है। अगर मुझे खोज लिया गया तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी चले जाओ। शिवा ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और ऊपर देखा। ऊपरी मंजिल पर निजी कमरा चमकीला था। जाहिर है, कावेरी नायर अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए इस असामान्य तरीके का उपयोग करना चाहती थी। पुलिस अधीक्षक नायर, मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा। तुम्हें जल्दी से अंदर आ जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारी यह रस्सी टूट गई तो तुम 10 मंजिल नीचे गिर जाओगी। यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियां भी धूल में मिल जाएंगी। शिवा ने आसमान की ओर देखने वाले उदास क्षेत्र की ओर इशारा किया। महाराजा टावर में कम से कम 50 से 60 मंजिलें थीं। अगर वह यहाँ से गिरती तो वह सुंदरी तुरंत एक बदकिस्मत लड़की बन जाती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी परवाह करो, कावेरी नायर ने अधीरता से कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो। मुझे तुम्हें मनाना होगा, चाहे तुम कितनी भी योग्य क्यों न हो, तुम फिर भी एक महिला हो। कुछ काम नीचे के पुरुषों पर छोड़ देना चाहिए। तुम नेतृत्व कर रही हो और अपनी जिंदगी की पूरी तरह से अनदेखी कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक नेता को यही करना चाहिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो नीचे के लोग जिम्मेदारी कैसे लेंगे? तुम बहादुर नहीं, मूर्ख हो, शिवा ने स्पष्ट रूप से कहा। कावेरी नायर को वास्तव में एहसास हुआ कि उसका छापा बहुत लापरवाह था। लेकिन शिवा द्वारा आलोचना किए जाने के बाद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जो भी कहना है कहो। अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो मैं तुम पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा कर दूंगी। इसके बाद कावेरी नायर ने शिवा की अनदेखी करते हुए ऊपर चढ़ना जारी रखा। शिवा ने भौहें सिकुड़ी। उसके दिल में कुछ गुस्सा था। यह महिला वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। वह झिझक रहा था कि उसे वह करने दे या नहीं जो वह चाहती थी। लेकिन इस समय ऊपरी मंजिल पर निजी कमरे की खिड़की पर पर्दे खुले हुए थे। बंद फर्श से छत तक की खिड़की के सामने एक आकृति खड़ी थी। उसने मुस्कुराया और कावेरी नायर की ओर देखा जो ऊपर चढ़ रही थी। बंद अध्याय एपिसोड 184। कावेरी नायर अब एक अजीब स्थिति में थी। ऊपर वह उस मंजिल से लगभग 2 मीटर दूर थी और नीचे वह खिड़की से 1 मीटर से भी ज्यादा दूर थी जहां शिवा था। अचानक सामने आए छोटे बालों वाले आदमी के हाथ में चमकदार रिवॉल्वर था। उसकी मोटी बांह उसके सूट से बाहर निकली हुई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि एक हाथ से रिवॉल्वर चलाने के लिए उसकी बांह कितनी मजबूत होगी। आदमी ने इसे मनोरंजन के साथ देखा, फिर उस रस्सी की ओर निशाना साधा जिसका उपयोग कावेरी ने खिड़की के बाहर सुरक्षा के लिए किया था। जब तक ये गोली चलती, कावेरी टूटी रस्सी के कारण महाराजा टावर की दर्जनों मंजिलों से नीचे गिरती और टुकड़े टुकड़े हो जाती। कावेरी को पछताने का भी समय नहीं मिला। हवा में लटकी हुई वह केवल मौत का इंतजार कर सकती थी। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। रस्सी खोलो, जल्दी, नीचे। शिवा की चीख सुनकर कावेरी का दिमाग तुरंत साफ हो गया। नीचे देखते हुए उसने देखा कि शिवा ने पहले ही अपना शरीर फैला लिया था और अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कोण पर किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने हाथों से पकड़ना आसान नहीं था, चाहे वह अपेक्षाकृत हल्की महिला ही क्यों न हो। शायद विश्वस्तरीय भारोत्तोलक भी गिरती हुई महिला को नहीं पकड़ सकते। इसके अलावा उसकी कमर खिड़की से टिकी हुई थी और उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाना मुश्किल था। कावेरी हिचकिचाई क्योंकि वह जानती थी कि अगर शिवा ने उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, भले ही वह अंत में उसे पकड़ ले, तो बहुत संभावना थी कि वह शिवा को नीचे खींच लेगी। उसे भी यह बात समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे क्यों पकड़ना चाहता था? क्या वह ऐसा जानबूझकर कर रहा था? असंभव। ये सब ऊपरी मंजिल पर खड़े लोगों ने देखा होगा। उसे इमारत से कूदने के लिए धोखा देने का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा क्या उसके पास कोई विकल्प था? हालांकि कावेरी ऐसा अप्रत्याशित एहसान स्वीकार नहीं करना चाहती थी। भले ही इस आदमी ने उस पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला हो, कावेरी दूसरों को नीचे नहीं खींचना चाहती थी। धाए धाए 2 गोलियां चली।
खिड़की पर खड़े छोटे बालों वाले आदमी ने पहले ही गोली चला दी थी। हालांकि मजबूत कांच के अपवर्तन के कारण गोली का प्रक्षेप पथ अवरुद्ध हो गया था। वह कावेरी की रस्सी को नहीं मार पाई और केवल मजबूत कांच की खिड़की को टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर कि कावेरी हिचकिचा रही थी, शिवा ने गुस्से से डांटा, अगर तुम नहीं कूदोगी तो तुम मूर्ख हो। तुमने क्या कहा? कावेरी इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा था कि तुम मूर्ख हो। तुम मुझे ये बताने की हिम्मत नहीं करती कि तुम कितनी भारी हो। शिवा चिल्लाया। कावेरी इतनी गुस्से में थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। इस आदमी ने वास्तव में उसके चेहरे पर इस तरह से उसका अपमान करने की हिम्मत की। तो क्या हुआ अगर वह कूद गई? अधिक से अधिक वे एक साथ मर जाएंगे। मरने से पहले वह लोगों के लिए एक अभिशाप से छुटकारा पा लेगी। जैसे ही छोटे बालों वाला आदमी कावेरी के शरीर पर गोली चलाने वाला था, कावेरी ने अपनी कमर का बकल खोल दिया और उसका शरीर सीधा नीचे गिर गया। इस समय कावेरी को अचानक एक बात का एहसास हुआ। उसका निर्णय निस्संदेह शिवा के लिए अपनी जान देना था। दो बड़े हाथों ने आसानी से कावेरी के शरीर को उठा लिया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसे खिड़की से गलियारे में ले जाया जा चुका था। हालांकि शिवा की मुद्रा थोड़ी अस्पष्ट थी। कावेरी ने महसूस किया कि एक गर्म बड़ा हाथ उसके नितंबों को पकड़ रहा था। उसके संवेदनशील नितंबों को दबाया और ढका गया था। वह कराहने से खुद को नहीं रोक सकी, भले ही उसे पता था कि यह सही समय नहीं था। शिवा ने इतना नहीं सोचा। कावेरी को नीचे उतारने के बाद उसके पास कावेरी के खूबसूरत चेहरे को देखने की फुर्सत नहीं थी जो जल रहा था। उसने तुरंत कहा, उनके लोगों ने हमें ढूंढ लिया होगा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वे तुरंत हमारा पीछा करने के लिए इस गलियारे में आ जाएंगे। मैं उन्हें यहीं रोकूंगा। तुम पहले नीचे जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऊपर गलियारे में दौड़ने की आवाज आई। कुछ काले वर्दी वाले लोग अंदर घुस आए। कावेरी के पास विरोध करने का समय नहीं था। उसे शिवा ने धक्का दे दिया। वह लड़खड़ा गई और लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हालांकि शिवा की निपुणता बिल्कुल सही थी। कावेरी ने मुड़कर दीवार के सहारे झुक गई ताकि वह गिर न जाए। अगर तुम होशियार हो तो जाओ और मदद के लिए पुकारो। अगर तुम मुझे नीचे खींचोगी तो हम सब एक साथ मर जाएंगे। शिवा के बोलते ही वह सीढ़ियों से ऊपर भाग गया था। सबसे पहले बाहर आए दो काले वर्दी वाले लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन नीचे से शिवा के दो मुखों ने उन्हें पहले ही दबा दिया था। शिवा की बदतमीजी के प्रति कावेरी को कोई असंतोष नहीं था। जब उसने शिवा को अकेले ही बदमाशों की लहरों से बचने के लिए भागते देखा तो कावेरी को लगा कि उसकी आंखें जल रही हैं। वह हमेशा उस पर शक करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और उसे संदिग्ध मानकर गिरफ्तार भी करना चाहती थी। लेकिन वह वास्तव में उसके लिए उन दुष्ट लोगों से निपटने जा रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि वह अंजलि रावत की दोस्त थी। क्या यह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक था? ये विचार उसके दिमाग में बस एक पल के लिए ही कौंधे। कावेरी जानती थी कि शिवा सच बोल रहा है। अगर वह भाग नहीं पाती तो वह सिर्फ बोझ बनकर रह जाती। इसलिए वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी और सीढ़ियों से नीचे कूद गई। जब कावेरी सुरक्षित मंजिल की ओर भागी तो उसने गलियारे से गोलियों की तेज और दुखद आवाजें सुनी। कावेरी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह मदद के लिए आए 7-8 पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाए, अपनी बंदूकें निकालो, तुरंत मेरे पीछे ऊपर आ जाओ। बाकी लोग भवन में व्यवस्था बनाए रखें। पूरी इमारत के निकास मार्ग को सील कर दो। जाहिर है गोलियों की आवाज सुनकर इमारत के अंदर मौजूद लोग असहज महसूस करेंगे। इसलिए पुलिस अधीक्षक के तौर पर उनकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति घायल या मारा न जाए। इसके अलावा जांच के लक्ष्य ने पहले ही गोलियां चला दी थीं। इसलिए चाहे कोई और सबूत हो या न हो, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। समान रूप से चिंतित पुलिस अधिकारियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए कावेरी ने नेतृत्व संभाला और फिर से ऊपर की ओर दौड़ी। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, क्या वह ठीक है? जब वे उस मंजिल पर पहुंचे जहां से वे भागे थे तो कावेरी और पुलिस अधिकारियों का समूह हैरान रह गया। गलियारा लाशों से भरा था। फर्श पर खून के धब्बे लगे हुए थे। काले वर्दी वाले उन मजबूत कद के लोगों का समूह जो अपनी शिकायतों के साथ मर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मरने से पहले सबसे भयानक चीज देखी हो। उनके हाव भाव बेहद विकृत थे। जब कावेरी ने लोगों के समूह के बीच शिवा को नहीं देखा तो उसे राहत महसूस हुई। उसने पुलिस अधिकारियों के एक समूह को ऊपर जाने का निर्देश दिया।
उसने आपातकालीन निकास द्वार को धक्का देकर खोला और बाहर देखा। वह फिर से चौंक गई। गलियारे में कालीन पर एक जैसे सूट और चमड़े के जूते पहने 1 दर्जन से ज्यादा अंगरक्षक जमीन पर लेटे हुए थे। मरने से पहले भी ये लोग बंदूकें थामे हुए थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी के सिर में गोली का एक छेद था। खून और एक सफेद चिपचिपा पदार्थ बाहर निकला। उनमें एक ऐसा आदमी भी था जिसे कावेरी कभी नहीं भूल पाएगी। ये वही आदमी था जिसने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके उसकी रस्सी तोड़ने की कोशिश की थी। उस समय वह भी बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। यहाँ अभी भी कोई शिवा नहीं था। कावेरी के दिमाग में बस एक ही विचार रह गया था जिससे उसके सिर में झुरझुरी सी आ गई। अभी हुई गोलीबारी में ये वही आदमी था जिसने अकेले ही इन लोगों के समूह को मार डाला था। कावेरी की सोच से वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। ये गोलियों की बौछार का सामना करते हुए हाथापाई करने से अलग नहीं था। वे गोलियां थीं। अंततः कावेरी को समझ में आया कि क्यों उसकी करीबी सहेली ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी थी कि वह उस आदमी को न उकसाए। अधीक्षक, अब हमें क्या करना चाहिए? एक डिप्टी पुलिस अधिकारी ने तुरंत कावेरी से पूछा। वे पहले से ही अपने सामने की स्थिति को लेकर असमंजस में थे। कावेरी ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और कहा, इस जगह को बंद कर दो और लोगों को तुरंत घटनास्थल से निपटने के लिए भेज दो। आज की घटना को गुप्त रखना चाहिए। जब बाहरी दुनिया को इसकी घोषणा की जाए तो बस इतना कह देना कि ये लोग गोलीबारी में मारे गए। पुलिस अधिकारी बहुत हैरान थे, लेकिन कावेरी के पास आमतौर पर बहुत अधिक शक्ति थी और उसकी पृष्ठभूमि भी मजबूत थी। उन्होंने अवचेतन रूप से बहुत अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और उसके आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। कावेरी ने लाशों से भरे गलियारे को देखा और अभी अभी हुए रोमांचकारी दृश्य को याद किया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वह खुद से बुदबुदाने लगी, शरारती, जाने से पहले तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे बेकार में परेशान किया। उसी समय शिवा, जो पहले से ही इत्मीनान से लिफ्ट से इमारत के बीच में स्थित पैर मालिश केंद्र में जा चुका था, उसे एक लाल रंग की साड़ी पहने एक दुबली पतली महिला बॉस एक निजी कमरे में ले जा रही थी। करोड़पति बनने के बाद से शिवा का खर्च भी अधिक लापरवाह हो गया था। हालांकि वह अकेला था, उसने सीधे एक डबल रूम बुक किया, क्योंकि एक कमरा बहुत छोटा था और इसे किसी और के साथ साझा करना असहज था। हालांकि अभी की लड़ाई शिवा को कमतर लग रही थी। आखिरकार वे लोग केवल गुंडे थे और उनके पास विशेष बल के सैनिकों का स्तर भी नहीं था, फिर भी उसने 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार डाला। वह थोड़ा परेशान था और उसे मालिश करने के लिए एक लड़की को बुलाना सबसे अच्छा था। अगर यह सच न होता कि उसे अभी भी रात में अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लेना था, तो शिवा मौखिक आदान प्रदान के लिए काव्या को खोजने चला जाता। हिंसक प्रवृत्ति वाली वह लड़की निश्चित रूप से उससे ये सुनना पसंद करेगी कि उसने लोगों को कैसे मारा। लेकिन जैसे ही वह कमरे की ओर जा रहा था, एक परिचित व्यक्ति उसकी ओर आया। उन्होंने एक ढीला रेशमी कुर्ता और काले लिनन पैंट पहना था। कपड़ा पुराना था और स्टाइल भी बहुत पुराने जमाने का था, जो बहुत रेट्रो वाइब दे रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, बिल्कुल पड़ोस के बुजुर्ग की तरह। उसकी ओर चलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र पाल था, जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था। वह डोंगखंड का बॉस भी था, जिसे जयेश पाल ने उस दिन पहले ही एक स्टैंड लेने के लिए मजबूर किया था। श्रीमान शिवा, आप इतने अच्छे मूड में क्यों हैं कि पैर मालिश के लिए यहाँ आए हैं? जितेंद्र पाल बहुत ही मिलनसार था और लाल चेहरे के साथ बोला। मूल रूप से शिवा उसका अभिवादन नहीं करना चाहता था। वास्तव में ये देखकर कि वह यहाँ था, वह मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि अभी अभी लोगों का समूह उससे संबंधित था। लेकिन शिवा को इसकी परवाह नहीं थी। ये पुलिस का काम था और वह केवल पैर मालिश के लिए यहाँ आया था। श्रीमान जितेंद्र, क्या आप लाशें इकट्ठा नहीं करने जा रहे हैं? शिवा ने पूछा। जितेंद्र पाल का चेहरा भ्रम से भरा था। लाशें इकट्ठा करें? कौन सी लाशें इकट्ठी करनी हैं? ओह, तो इसे ऐसा ही समझो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। शिवा मुस्कुराया और जाने वाला था। जितेंद्र पाल ने शिवा को अरे कहकर रोका और उदासीनता से कहा, श्रीमान शिवा, मुझे आशा है कि आप कुछ सुन सकते हैं। यह क्या है? जितेंद्र पाल करीब आया और बोला, हर चीज में थोड़ी ढील दो और अपने काम से काम रखो। आपके शब्द समझ में नहीं आते। शिवा ने व्यथित होने का नाटक किया। यह अच्छी बात है कि इसका अर्थ समझ में आ गया, जितेंद्र पाल ने शांतिपूर्वक कहा। शिवा ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे कि कोने में फंस गए हैं। यह असंभव नहीं है। जितेंद्र पाल का चेहरा बदसूरत हो गया। तो मैं आपके कूदने का इंतजार करूंगा।
जब शिवा ने बोलना समाप्त किया तो वह बिना पीछे देखे ही मुड़ा और चला गया। जितेंद्र पाल के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने उग्र भाव से पूछा, राष्ट्रपति जी, यह आदमी एहसानों की कदर करना नहीं जानता। इसने हमारा व्यापार नष्ट कर दिया, हमारे मेहमान को मार डाला और यहाँ तक कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत भी की। राष्ट्रपति जी, आपने मुझे उसे गोली मारने क्यों नहीं दिया? क्या आप उसे गोली मार सकते हैं? जितेंद्र पाल ने भावशून्यता से पूछा। वह आदमी चुप था, वह जानता था कि वह सचमुच शक्तिहीन है। ये युवक सरल नहीं है। अगर हम उसे छूना चाहते हैं तो हमें उसे एक ही बार में मारना होगा। जितेंद्र पाल ने व्यंग्य किया, चलो नीचे चलते हैं। जो लोग मर गए हैं वे सिर्फ बेवकूफ गुंडों का झुंड है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं, जितेंद्र पाल, एक कानून का पालन करने वाला व्यवसायी हूँ। बंद अध्याय। एपिसोड 185। शिवा ने अपनी पैर मालिश खत्म करने के बाद मोजे की एक नई जोड़ी और सूती चप्पल की एक जोड़ी पहनी और महाराजा प्लाजा की सबसे ऊपरी मंजिल पर क्लब हाउस में वापस आ गया। भोज के दौरान तीनों पक्षों के बीच बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी थी। हालांकि कार्यक्रम स्थल के बाहर सुरक्षाकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई थी। जाहिर है, गोलीबारी की घटना की खबर पूरी इमारत में पहले ही फैल चुकी थी। हालांकि पुलिस की नाकेबंदी के कारण सभी लोग यहां केवल बातचीत ही कर सकते थे। जब अंजलि रावत ने शिवा को एक बुजुर्ग किसान की तरह अपनी पतलून ऊपर करके और चप्पल पहनकर ऐसे औपचारिक अवसर पर जाते देखा तो वह वास्तव में उसे गला घोंटकर मार डालना चाहती थी। ललित मेहता और जय सिंह शिवा को देखकर मुस्कुराए। श्रीमान शिवा, यह अफसोस की बात है कि आपने हमारी बातचीत में भाग नहीं लिया। ललित मेहता भी शिवा के प्रति बहुत विनम्र थे, भले ही शिवा अनामिका इंटरनेशनल का एक सामान्य कर्मचारी था। शिवा ने अपना हाथ हिलाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसमें भाग लिया या नहीं। क्या आप लोगों का काम हो गया? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मुझे अभी बाद में भी खाना है। कंपनी के इतने सारे उच्च अधिकारियों के सामने ऐसे शब्द कहना वाकई प्रशंसनीय था। सौभाग्य से सभी ने इसकी परवाह नहीं की और बस इसे ऐसे हंसी में टाल दिया जैसे वे किसी मस्खरे को देख रहे हों। जय सिंह ने अंजलि से विनम्रतापूर्वक कहा, अंजलि, चूंकि सभी की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है तो चलिए अंतिम हस्ताक्षर चरण में प्रवेश करते हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, श्रीमान ललित। अंजलि ने ललित मेहता से पूछा। ललित मेहता मुस्कुराए, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हाँ। तीनों पक्षों द्वारा निर्णय लेने के बाद प्रत्येक पक्ष के सहायकों ने तुरंत सही और पुनर्मुद्रित अनुबंधों को लंबी हस्ताक्षर तालिका पर रख दिया। तीनों कंपनियों के लोग मुस्कुराए और अपने अपने सीईओ के पीछे खड़े हो गए, जो पूरी तरह से उत्सुक थे। आखिरकार सभी को ये स्पष्ट था कि इस तरह के सहयोग से उन्हें अंत में अपार लाभ मिलेगा। माया खन्ना भी अचानक शिवा के लिए चमड़े के जूतों की एक नई जोड़ी ले आए और आग्रह किया, जल्दी करो और उन्हें पहन लो। तुम चप्पल में कैसे दिखते हो? हम जल्द ही वापस जा रहे हैं, तुम्हें अपने जूते बदलने की क्या जरूरत है? शिवा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। उसके जूते खून से सने हुए थे, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। माया ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी मुझे कई जगहों पर जाना है। शिवा ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। क्या कोई गतिविधि है जिसमें भाग लेना है? आपने पहले ही खाना खा लिया है और समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आप सुख क्यों नहीं रहे हैं? मैंने तुमसे कहा कि इसे पहनो तो पहन लो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? शिवा ने आज्ञाकारी ढंग से अपने चमड़े के जूते पहने और माया के साथ अंजलि के पीछे खड़ा हो गया। अनुबंध के एक के बाद एक पन्ने पर हस्ताक्षर किए गए और इसे पूरा होने में लगभग 5 मिनट लगे। सभी विवरणों की पुष्टि की गई और यह महंगा अनुबंध तुरंत प्रभाव में आ गया। इस समय तीनों कंपनियों के अधिकारियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। यहाँ तक कि शिवा ने भी कुछ ऐसे लोगों का अभिवादन किया जिन्हें वह नहीं जानता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था वह चंद्रमा मीडिया का मोटा उपाध्यक्ष लक्ष्मण राव था। अंजलि ने भी ललित मेहता और जय सिंह से हाथ मिलाया और हल्के से कहा, समझौते के अनुसार हमारा अनामिका इंटरनेशनल कल दोपहर से पहले साझा स्विस बैंक खाते में 500 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेगा। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा चंद्रमा मीडिया भी 500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगा। उस समय श्रीमान ललित की मयूरी कॉर्पोरेशन से 200 करोड़ और तकनीकी सहायता के साथ मुझे लगता है कि नए सामग्री उत्पाद आधे साल से भी कम समय में उपलब्ध होंगे। ललित मेहता ने आत्मविश्वास से कहा, दोनों कंपनियों के मजबूत समर्थन के साथ हमारे उत्पाद निश्चित रूप से पहले उपलब्ध होंगे। उस समय
भले ही जैन परिवार के पास हरी प्रयोगशाला हो, वे धन की कमी के कारण हमारे 1200 करोड़ रुपए के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। जो भी पहले बाजार में प्रवेश करेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा और आप दोनों निश्चिंत होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ नमस्ते नमस्ते के बाद तीनों कंपनियों ने एक दूसरे से विदा लेना शुरू कर दिया तथा कल परियोजना के शुभारंभ की तैयारी शुरू कर दी। मेजबान के रूप में अनामिका इंटरनेशनल सबसे आखिर में जाने वाले थे। माया के नेतृत्व में शिवा महाराजा प्लाजा के पार्किंग स्थल पर गए और अंजलि से मिले, जो देर से आई थी। अंजलि थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन वह शालीनता से चल रही थी। रोशनी में उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि वह कुछ हद तक पारदर्शी लग रही थी। ये देखकर कि शिवा और माया साथ में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने हल्के से कहा, कार में बैठ जाओ। माया, तुम गाड़ी चलाओ। इतना कहकर अंजलि अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इस तरह शिवा को चुनना था कि क्या वह माया के साथ आगे की यात्री सीट पर बैठेगा या अंजलि के साथ पीछे बैठेगा। ये लड़की मुझे अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए मजबूर कर रही है। शिवा असहाय महसूस कर रहा था जब उसने माया को देखा। माया मुस्कुराए और आंख मारकर संकेत दिया कि उसे कोई परवाह नहीं है। शिवा ने अब और देर नहीं की और अंजलि के बगल में बैठ गया और पूछा, बहुत देर हो गई है, अगर घर नहीं जाओगी तो तुम कहाँ जाओगी? अंजलि ने आंखें मूंद ली, जैसे कि वह झपकी ले रही हूँ। मैं अपने किसी जंगल रिजॉर्ट में जा रही हूँ। तुम उनमें से किसी एक के पास क्यों जा रही हो? शिवा और भी हैरान हो गया। ये सब अजीब लग रहा था। मैं सोने जा रही हूँ, अंजलि ने कहा और फिर कुछ नहीं कहा। माया की गाड़ी चलाने की गति तेज नहीं थी। हालांकि रात में हाईवे पर ट्रैफिक कम था, फिर भी उन्हें अंजलि द्वारा बताए गए जंगल रिजॉर्ट तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। रिजॉर्ट में प्रवेश करने के बाद अंजलि की सहायक विनय शर्मा पहले ही आ चुके थे और उनका स्वागत करने के लिए परिचारकों के एक समूह के साथ बाहर आए। श्रीमती अंजलि, माया जी, कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। आप किसी भी समय जाकर आराम कर सकते हैं। विनय का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। वह दूसरी अंजलि की तरह थे। शिवा के लिए रात्रिभोज की व्यवस्था करो और उसे एक कमरा दे दो, अंजलि ने कहा। विनय ने शिवा को आश्चर्य से देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि शिवा यहाँ क्यों आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है। शिवा को यह और भी अकल्पनीय लगा। किसी को पता होना चाहिए कि विनय अंजलि को आधिकारिक मामलों से निपटने में मदद कर रहे थे। उन्हें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि विनय को रिजॉर्ट में जल्दी आना था, इसलिए कमरे की व्यवस्था करना उतना आसान नहीं था। हालांकि अंजलि चुप थी, लेकिन वह ये नहीं भूली कि उनके पति ने अभी तक खाना नहीं खाया है। यह उनके दिल में भी था, जिससे शिवा अधिक संतुष्ट हो गया। रिजॉर्ट के साफ सुथरे कमरे में एक रात सोने के बाद शिवा सुबह सुबह रिजॉर्ट में घूमने निकल पड़ा। पूरा रिजॉर्ट नासिक के डाउनटाउन इलाके से बहुत दूर नहीं था। थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा कस्बा था। रिजॉर्ट के बीच में एक छोटी सी झील थी और ये तीन तरफ से छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नज़ारा शांत था। शिवा को जो बात बहुत अच्छी लगी वह ये थी कि रिजॉर्ट में बहुत कम गाड़ियां थीं और कमरे भी ज्यादा नहीं थे। ये रिजॉर्ट नहीं बल्कि एक निजी मनोरंजन स्थल था। असली विदेशी ग्राहक दयनीय थे। जब शिवा ने अपने कमरे में वापस जाने की योजना बनाई तो एक वेटर ने अचानक उसे पीछे से रोक दिया। श्रीमान शिवा, श्रीमती अंजलि आपको नाश्ते के लिए आमंत्रित करती हैं। शिवा को उम्मीद नहीं थी कि अंजलि और माया इतनी जल्दी उठ जाएंगी। जब वह बुफे रेस्तरां में आया तो दोनों महिलाएं पहले से ही वहां सलाद खा रही थीं और नींबू पानी पी रही थीं और कुछ बातें कर रही थीं। जब उन्होंने शिवा को आते देखा तो दोनों महिलाओं ने बस सिर हिला दिया। शिवा ने चावल की खिचड़ी की एक प्लेट ली, एक कुर्सी खींची और उन दोनों के बीच बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ वाकई छुट्टियां मनाने नहीं आए हो, है न? इस महत्वपूर्ण सहयोग परियोजना के प्रभारी व्यक्ति के रूप में आपको एक मेधावी व्यक्ति माना जा सकता है। मैं आपको एक शो देखने दूंगी, अंजलि ने कहा। कौन सा शो? इस बार अनुबंध की मुख्य विषय वस्तु तो आपको पता है न? शिवा ने सिर हिलाया। अनामिका इंटरनेशनल और चंद्रमा मीडिया प्रत्येक 500 करोड़ रुपए का योगदान देंगे, जबकि मयूरी कॉर्पोरेशन 200 करोड़ और मयूरी के अनुसंधान केंद्र की तकनीक का निवेश करेगा। तीनों पक्ष नई सामग्रियों को विकसित करने के लिए एक ही खाते का उपयोग करेंगे। निश्चित धनराशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल नई सामग्रियों के विकास के लिए किया जा सकता है। उत्पादों के लॉन्च होने के बाद अनामिका इंटरनेशनल बिक्री के लिए जिम्मेदार होगी और मुनाफे का 65% हिस्सा लेगी।
चंद्रमा मीडिया और मयूरी कॉर्पोरेशन क्रमशः 25% और 20% लेंगे। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मयूरी कॉर्पोरेशन के साथ एक निजी अनुबंध के माध्यम से 65% लाभ प्राप्त किया जाता है। हालांकि मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि आपने ऐसे परिणाम कैसे प्राप्त किए। आपने बहुत अच्छा किया है। क्या यह एक पत्नी की ओर से उसके पति के लिए या एक बॉस की ओर से उसके कर्मचारी के लिए प्रशंसा है? शिवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या कोई अंतर है? अंजलि ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें लगा कि शिवा फिर से बकवादी होने वाला है। बेशक, इसमें अंतर है। जब पति उसकी तारीफ करता है तो पत्नी को उसे चूमना पड़ता है और बॉस को अपने कर्मचारियों को बोनस देना पड़ता है, शिवा ने गंभीरता से कहा। अंजलि शर्मा गई। माया अभी भी उनके सामने बैठी थी। यह आदमी फिर से छेड़खानी करने लगा था। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, जल्दी करो और खाओ। जितेश जैन शायद जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अरे, तुमने अचानक फिर से विषय क्यों बदल दिया? रुको, क्या तुमने जितेश जैन कहा? शिवा और भी उलझन में पड़ गया। इसका जितेश जैन से क्या लेना देना है? इससे पहले कि शिवा कोई और सवाल पूछ पाता, रेस्तरां की तरफ से जोरदार हंसी की आवाज आई। हाँ, श्रीमान शिवा, बेशक मैं इस तरह के दिलचस्प शो को मिस नहीं कर सकता। जितेश जैन ने सफेद सूट और लाल टाई पहनी हुई थी। वह एक सुंदर राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसके पीछे फुज्जी था, जिसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अचंभित था। वे तीनों की ओर बढ़े। बंद अध्याय, एपिसोड 186। जितेश जैन के आगमन से शिवा पूरी तरह से भ्रमित हो गया कि अंजलि रावत क्या कर रही थी, और माया खन्ना के चेहरे पर भी मुझे कुछ नहीं पता वाला भाव था, जिससे शिवा थोड़ा उदास हो गया। कल रात अंजलि ने तीनों कंपनियों के लिए जैन परिवार की दक्षिण टेक से निपटने के लिए सेना में शामिल होने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय जितेश जैन का उनका दुश्मन होना लगभग तय था, लेकिन इस दुश्मन ने यहाँ नाश्ता करने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों लिया? क्या आप भ्रमित हैं, श्रीमान शिवा? जितेश जैन गर्मजोशी से मुस्कुराए। हालांकि पहले की तरह शिवा को उनका भाव पसंद नहीं आया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं उलझन में हूँ, लेकिन मुझे जवाब बताने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। जितेश जैन मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोले। अंजलि और माया ने एक दूसरे को देखा। जब उन्होंने शिवा के चेहरे पर नाराजगी देखी तो वे दोनों मुस्कुरा दी। इस समय उनकी सहायक विनय शर्मा अपने हाथों में एक टैबलेट लेकर अंजलि के पास दौड़े। उन्होंने अंजलि को बताया, श्रीमती अंजलि, 5 मिनट पहले चंद्रमा मीडिया ने पुष्टि की कि हमने पहले ही खाते में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने भी खाते में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। कल रात मयूरी कॉर्पोरेशन से मिले 200 करोड़ के साथ स्विस बैंक एस्क्रो खाते का निर्माण पूरा हो गया है। क्या चंद्रमा मीडिया की वित्तीय स्थिति की पुष्टि हो गई है? अंजलि ने पूछा। विनय ने टैबलेट पर एक फाइल खोली और विभिन्न जटिल ग्राफ देखे। उन्होंने कहा, विद्या टीम के विश्लेषण के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा 500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के बाद चंद्रमा मीडिया को अल्पावधि में धन की अत्यधिक कमी होगी। 3 महीने के भीतर पूंजी श्रृंखला में एक बड़ा अंतर होगा, जब तक कि दिल्ली का जय सिंह परिवार मदद नहीं करता। विद्या टीम क्या है? शिवा ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माया ने विनम्रता से समझाया, हमारी श्रीमती अंजलि के पदभार संभालने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर की सभी शाखाओं और विश्वविद्यालयों से विभिन्न आर्थिक विश्लेषकों और व्यापारियों का चयन किया। वे मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वियों की विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। जितेश जैन ने भी उत्साह से कहा, हालांकि अंजलि की छोटी टीम में 10 से अधिक लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे भी बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ। अंजलि ने एक पल सोचा और कहा, दिल्ली के लिए इसमें मदद करना असंभव है। जय सिंह परिवार को इस संपत्ति के बारे में पता नहीं है और इसमें राजनीति शामिल है। जय सिंह परिवार लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। विनय, योजना के अगले चरण को अंजाम दो। हाँ, श्रीमती अंजलि। विनय ने झुककर पहले रेस्तरां से बाहर निकल गए। शिवा ने पूछा, मुझे ये कौन समझा सकता है? अंजलि ने नींबू पानी का एक घूंट लिया और कहा, इस सहयोग से पहले मैंने 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दर्जनों बुनियादी उत्पादन संयंत्रों और अन्य कंपनियों के कुछ शेयरों को बेचकर 3 महीने बिताए थे। 500 करोड़ रुपए स्विस बैंक खाते में डाल दिए गए थे और शेष 300 करोड़ का उपयोग मुंबई में चंद्रमा मीडिया के शेयरों की सूची को दबाने के लिए किया गया था। चंद्रमा मीडिया को दबाओ? शिवा को लगा कि उसने गलत सुना है। क्या उन्होंने अभी नहीं कहा था कि वे सहयोग करने जा रहे हैं? आपने गलत नहीं सुना, माया ने फिर समझाया।
अनामिका इंटरनेशनल ने पहले ही हमारे सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को हमारे साथियों से संपर्क करने के लिए कहा है। आज सुबह हम चंद्रमा मीडिया के बारे में नकारात्मक समाचार फैलाना शुरू कर देंगे। इस तरह चंद्रमा मीडिया के शेयर धीरे धीरे शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे। वे अपने शेयर बेचेंगे और हम उन्हें खरीद लेंगे। जब हमें पर्याप्त मात्रा में शेयर मिल जाएंगे तो हम उन्हें फिर से कम कीमत पर बेच देंगे। शेयरधारकों के घबरा जाने के बाद बिखरे हुए शेयर भी बेच दिए जाएंगे। हमें बस यही करना है कि इस ऑपरेशन को दोहराते रहना है। पर्याप्त नकदी समर्थन के बिना चंद्रमा मीडिया के शेयर हमारी दया पर होंगे। एक दिन से भी कम समय में चंद्रमा मीडिया ध्वस्त हो जाएगा। चाहे ये योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, शिवा को अभी भी लगा कि यह बहुत सरल है। चंद्रमा मीडिया भी एक बड़ी कंपनी है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। क्या ये चाल उन्हें मार सकती है? इस बार चंद्रमा मीडिया का नासिक में प्रवेश करना गलत निर्णय था। हालांकि इस तरह के बदलाव से उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, लेकिन अल्पावधि में बहुत सारे बुनियादी काम होंगे जिनके लिए भारी मात्रा में धन की जरूरत होगी। हालांकि जय सिंह तीनों कंपनियों के बीच इस सहयोग का उपयोग अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए करना चाहता था। दुर्भाग्य से वह व्यापार जगत के बारे में बहुत सरलता से सोचता था, माया ने कहा। जितेश जैन ने सहमति में ताली बजाई और हंसते हुए कहा, व्यापार जगत एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। जब हथियार मिलते हैं तो रिश्तों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं होती है। शिवा ने भावहीन अंजलि को देखा, फिर मुस्कुराते हुए जितेश जैन को देखा और पूछा, सीईओ जितेश, आप यहाँ क्यों हैं? जितेश जैन ने हंसते हुए कहा, क्यों न हम कंप्यूटर कक्ष में जाकर शेयर बाजार में चल रही जंग देखें, फिर श्रीमान शिवा को इसके बारे में बताएं। अल्पविराम। जय सिंह, जो सुबह सुबह दफ्तर आया, उसने चाय नहीं पी। इसके बजाय उसने एक कप हर्बल चाय बनाई। उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, बल्कि शांत मन की जरूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जय सिंह को लगा कि उसकी भावनाएं बहुत स्थिर नहीं थीं। आधे घंटे पहले वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि स्विस बैंक खाते में पहले से ही 700 करोड़ रुपये हैं। फिर जय सिंह ने जुटाए गए सभी 500 करोड़ रुपये को निवेश करने का आदेश दिया। इस तरह इस बार सहयोग लगभग पक्का हो गया था और कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। आखिरकार नई सामग्रियों के अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग के लिए 1200 करोड़ रुपये कोई मजाक नहीं था। हालांकि क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था, जय सिंह को बेचैनी महसूस होने लगी। वह न तो मूर्ख था, न ही वह क्रूर था। उसे साफ पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि एक बार का निवेश बहुत बड़ा था और उसे अभी इसकी आदत नहीं थी। जय सिंह अपनी बड़ी सीईओ की कुर्सी पर वापस बैठ गया और कंप्यूटर पर अनुबंध के दस्तावेजों की एक श्रृंखला को देखने लगा। वह भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उनके परिवार ने चंद्रमा मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें संभालने के लिए दिया था और उन्होंने दृढ़ता से नासिक में जाकर विकास करने का फैसला किया। हालांकि दृढ़ रहने के लिए बहुत सारी जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चंद्रमा मीडिया दूसरी फैशन कंपनियों से अलग थी। यहाँ तक कि नासिक की सबसे शक्तिशाली कंपनी अनामिका इंटरनेशनल को भी चंद्रमा मीडिया की तरह राजनीतिक संबंधों की मदद नहीं मिली थी। ये एक सहज लाभ था। जय सिंह को यकीन था कि जब तक ये सहयोग पूरा हो जाएगा और लाभ उत्पन्न होगा, चंद्रमा मीडिया का भविष्य का विकास निश्चित रूप से अनामिका इंटरनेशनल से आगे निकल जाएगा। यद्यपि अंजलि एक उत्कृष्ट प्रबंधक थी, जय सिंह की नज़र में वह एक खूबसूरत महिला थी, एक ऐसी महिला जिसे अंत में उसके द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए। वह विश्वविद्यालय में लगभग सफल हो गया था। हालांकि अब वह किसी और के साथ थी। जय सिंह का मानना था कि वह अपने साधनों से उसे वापस छीनने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह पहले ही उस आदमी की खामी का पता लगा चुका था। इसलिए जय सिंह जल्दी में नहीं था। अब उसे हर कदम पर सावधानी से चलने और व्यावहारिक होने की जरूरत थी। वह अंजलि का वरिष्ठ था और भविष्य में वह व्यवसाय की दुनिया में भी अंजलि का वरिष्ठ होगा। इसी समय दरवाजे पर जल्दी से दस्तक हुई। अंदर आए। लक्ष्मण राव का गोल-मटोल शरीर दौड़कर आया और उत्सुकता से बोला, सीईओ, मुझे अभी खबर मिली है कि भारत साप्ताहिक, नासिक दैनिक, जयपुर समाचार सहित कम से कम 20 मीडिया आउटलेट्स ने हमारे चंद्रमा मनोरंजन और चंद्रमा रिकॉर्ड्स के बारे में नकारात्मक समाचार दिए हैं। वे सभी अलिखित नियमों और अंदरूनी जानकारी के बारे में घोटाले हैं। जय सिंह को अचानक झटका लगा, लेकिन वह बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। उसने मेज पर दस्तक दी और पूछा, क्या तुम्हें कारण पता चला?
उन मीडिया आउटलेट्स ने अचानक हमसे संपर्क तोड़ दिया। हालांकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना नाम साफ कर सकते हैं। आखिरकार उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन क्या पर? लक्ष्मण राव ने धीमी आवाज में डरते हुए कहा, हमारे शेयर इस महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं और हमें कुछ अपरिचित कंपनियों द्वारा खरीदा जा रहा है। कुछ व्यक्तिगत खरीदार भी हैं जिन्होंने हमारे शेयरों की एक बड़ी मात्रा खरीदी है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। जय सिंह का सिर सुन्न हो गया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह चिल्लाया, तुरंत सभी तरफ से पैसे इकट्ठा करना शुरू करो। जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है इकट्ठा करो अभी। हाँ, लक्ष्मण राव डर के मारे ऑफिस से बाहर भाग गया। जय सिंह ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। जय सिंह अब और शांत नहीं बैठ सकता था। वह खड़ा हुआ और आगे पीछे घूमने लगा। उसे पता था कि यह निश्चित रूप से धन की एक पूर्व नियोजित लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई में केवल 3 परिणाम होते हैं, या तो तुम मरो, मैं मरूं, या दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़े। जो व्यक्ति ऐसा हमला करना चाहता था वह निश्चित रूप से आपका विरोधी था, जो आपके साथ मौत तक लड़ने का इरादा रखता था। कौन था? चंद्रमा मीडिया के नासिक में प्रवेश करने से निस्संदेह अन्य संबंधित कंपनियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कई कंपनियां थीं जो चंद्रमा मीडिया के साथ सौदा करना चाहती थीं। हालांकि केवल अनामिका इंटरनेशनल ही ऐसा करने में सक्षम थी। क्या यह अंजलि रावत थी? वह ठंडी और अलग थलग महिला जो किसी दूसरी दुनिया की देवी की तरह थी। एक जूनियर जो मुझसे सीख रहा है। जय सिंह को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह महिला, जो सांसारिक मामलों से दूर दिखती थी, उसके खिलाफ कसाई का चाकू चलाएगी। कुछ देर तक अपनी कल्पना को उड़ाने के बाद जय सिंह अंजलि को फोन करके पूछना चाहता था कि क्या उसे कुछ पता है और क्या वह इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड है। हालांकि उसने फोन उठाने के बाद उसे नीचे रख दिया। वह जानता था कि जब तक वह ये प्रश्न पूछता रहेगा, चाहे उत्तर कुछ भी हो, वह इस जीवन में उस महिला को कभी नहीं पा सकेगा। वह जुआ नहीं खेल सकता था। सीईओ लक्ष्मण राव की आवाज ने दफ्तर में छाई खामोशी को तोड़ा। वह पूरे सिर पर पसीना लिए दफ्तर में भागा और उदास चेहरे के साथ बोला, कुछ बड़ा हुआ है सीईओ। बंद अध्याय एपिसोड 187। जय सिंह ने गहरी आवाज में कहा, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपना धैर्य मत खोना। लक्ष्मण राव ने गहरी सांस ली और मुश्किल से खुद को संभाला। उन्होंने कहा, मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है कि मुंबई में हमारे शेयर कम कीमत पर बेचे गए हैं। नतीजतन व्यक्तिगत निवेशकों ने भी अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब वे पहले से दोगुने से भी ज्यादा कमा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो। जय सिंह की नजरें तलवार की तरह तेज थीं। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया और सीधे वित्त मंत्रालय के प्रभारी व्यक्ति ललित शर्मा को फोन किया। ललित शर्मा अपनी आधी जिंदगी चंद्रमा मीडिया के साथ बिता चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर वित्तीय व्यापारी भी थे। वे हमेशा चंद्रमा मीडिया के शेयरों के प्रभारी रहे थे। अंकल ललित, स्थिति कैसी है? जय सिंह ने यथासंभव शांति से पूछा। एक गहरी आवाज सुनाई दी, जय, हमारे पास पैसे की कमी है। मैंने पहले ही लोगों को बेचे गए स्टॉक को खरीदने के लिए भेज दिया है, लेकिन हमारे पास उन सभी को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाना। इस खबर को सुनकर जय सिंह ने अपने हाथ मुट्ठी में कस लिए और चाहा कि वह फोन तोड़ दे। ठीक है, मैं पैसे जुटाने की पूरी कोशिश करूंगा, जय सिंह ने कहा। फोन रखने के बाद जय सिंह ने तुरंत लक्ष्मण राव को आदेश दिया, तुरंत सभी शाखा कंपनियों से मुख्यालय में धन हस्तांतरित करने के लिए कहें। हम इस संकट के बाद धन के बारे में बात करेंगे। हाँ सीईओ। लक्ष्मण राव को भी पता था कि यह एक हताश लड़ाई थी। उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बाहर भाग गए। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और एक नंबर डायल किया। अरे भाई जय, आपका मुझे फोन करना बहुत ही दुर्लभ है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी दिल खोलकर हंसा। जय सिंह को जब स्नेहपूर्ण पुकार सुनाई दी तो वह अधिक सहज महसूस करने लगा। चीफ वर्मा, मैं इस समय वास्तव में बहुत परेशान हूँ। आज सुबह इतने सारे मीडिया आउटलेट हमारे चंद्रमा मीडिया के बारे में नकारात्मक समाचार क्यों दे रहे हैं? प्रसारण और मीडिया प्राधिकरण आपकी दुनिया है। आपको उस दिशा में मेरी मदद करनी होगी। आप जारी की गई खबरों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको कम से कम मुझे इसका समाधान करने का कोई तरीका तो बताना चाहिए। क्या उन अखबारों के पास खाने के बाद करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं था? चिंता मत करो छोटे भाई,
मैं अभी देख लूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह ने फोन रख दिया और राहत की सांस ली। हाँ, मेरे पास अभी भी मेरे कनेक्शन और सिंह परिवार की राजनीतिक स्थिति है। हालांकि ये स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी धन की कमी। जय सिंह ने फिर फोन उठाया। नंबर डायल करने पर दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। युवा मास्टर जय, आपके पास मुझे फोन करने का समय कैसे आया? फोन के दूसरी ओर से महिला की आवाज कुछ परिपक्व और आकर्षक थी। जय सिंह ने मन ही मन एक चुलबुली लोमड़ी को डांटा और खुशामद करते हुए कहा, बैंक मैनेजर शर्मा इतनी बड़ी खूबसूरत है, उनके पास हमारे जैसे छोटे किरदारों पर ध्यान देने का समय कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, युवा मास्टर जय का मुंह अभी भी पहले की तरह मीठा है। बोलो, कौन सी बात तुम्हें यहाँ लेकर आए है? यह इस तरह है, हमारे चंद्रमा मीडिया को अचानक एक जरूरी मामला मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि मैनेजर शर्मा इतनी दयालु होंगी कि मुझे ऋण लेने की अनुमति दें। जय सिंह चिंतित था और इसलिए खुलकर बोला। मैनेजर शर्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, युवा मास्टर जय, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन आपको पिछली बार हुई बैंक लूट के बारे में पता होना चाहिए। हमारा बैंक अब गड़बड़ में है और कई चीजें हैं जो असुविधाजनक हैं। अगर कोई जमानत नहीं है तो यह 150 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? तो मैं इसे गिरवी रख दूंगा। मेरी सहायक कंपनियां और संपत्ति ऐसा कर सकती हैं। मैनेजर शर्मा ने कहा, यदि यह बंधक है तो धन तुरंत हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। धत तेरी, मेरे साथ खेल रही हो? जय सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तो 150 करोड़ ही होगा। हर पैसे की गिनती की जाती है। जय सिंह ने लगातार 10 से ज्यादा बैंकिंग संस्थानों को निशाना बनाया, जिसके बाद वह 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने में कामयाब रहे। हालांकि जब उन्होंने इंटरनेट पर शेयर बाजार खोला तो उन्हें एहसास हुआ कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अगर वह इस दुखद स्थिति को रोकना चाहता था तो उसे अभी भी पैसे की जरूरत थी। काफी देर तक सोचने के बाद जय सिंह ने एक नंबर डायल किया, जिस पर वह निश्चित रूप से कॉल करने की हिम्मत नहीं करता जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ से एक थोड़ी बूढ़ी आवाज आई, जय, मुझे तुम्हारे मामले के बारे में पहले से ही पता है। दादाजी, मैं इस मामले में लापरवाह था, लेकिन मैंने पहले ही पर्याप्त धन जुटा लिया है। मुझे केवल 1000 करोड़ और चाहिए और मुझे विश्वास है कि मैं हार को जीत में बदल सकता हूँ। हम बैंकर हैं और हमारे पास स्वाभाविक लाभ है। हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, जय सिंह ने गंभीरता से कहा। फोन के दूसरी तरफ दादाजी सिंह कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर पूछा, तुमने अभी कितने पैसों की जरूरत बताई थी? जय सिंह का चेहरा चमक उठा। वह जानता था कि सिंह परिवार के मुखिया का पद भले ही उसके पिता की पीढ़ी को सौंप दिया गया था, लेकिन असली नियंत्रक निस्संदेह यह एकांतप्रिय दादाजी ही थे। जब तक वह सिर हिलाते रहेंगे तब तक सिंह परिवार के अन्य व्यवसायों के मौजूदा फंड कोई समस्या नहीं होंगे। 1000 करोड़, मुझे केवल 1000 करोड़ की आवश्यकता है। इस संकट के बाद मैं निश्चित रूप से इसे वापस कमा सकता हूँ। जय सिंह ने मुश्किल से निगलते हुए कहा। जय, हार मान लो। 1000 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें अभी 500 करोड़ भी नहीं दे सकता। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें 2000 करोड़ भी दे दूं तो भी तुम इस संकट से नहीं निकल पाओगे। दादाजी सिंह ने आह भरी। जय सिंह का चेहरा हरा हो गया और उन्होंने अनिच्छा से पूछा, क्यों? दादाजी, आप निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। यह अनामिका इंटरनेशनल है ना? ये सही है। वर्तमान जानकारी के अनुसार यह अनामिका इंटरनेशनल से अंजलि रावत है। तो फिर दादाजी, आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अनामिका ने इस बार 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो, वे इतने कम समय में 5000 करोड़ और नहीं कमा सकते। जय सिंह नाराज हो गए जब उन्होंने पुष्टि की कि यह अंजलि रावत का काम था। दादाजी सिंह ने पूछा, क्या होगा अगर हम जैन परिवार से दक्षिण टेक और जितेश जैन को जोड़ लें? यह एक विस्फोट की तरह था और जय सिंह का हाथ जो फोन पकड़ रहा था कांप उठा। जितेश जैन, जिस जितेश जैन से तीनों परिवार निपटने की कोशिश कर रहे थे, वह वास्तव में अंजलि रावत का गठबंधन था। जय सिंह के दिमाग में अंततः ये सब स्पष्ट हो गया, लेकिन साथ ही वह भयभीत भी था। उस महिला ने, उसने कैसी भयानक चीजें की। जय, तुम अभी भी जवान हो और तुम्हें अपनी योग्यता और करिश्मे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। व्यापार जगत में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और स्नेह की कोई गहराई नहीं है।
वहाँ केवल धोखा और साजिश है। जब तक लाभ कमाना है, एक सफल व्यवसाय एक छोटा सा भी मौका नहीं छोड़ेगा। दादाजी सिंह ने कहा, इस बार तुम पूरी तरह से हार गए हो, क्योंकि अंजलि रावत ने समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी अवैध साधन का इस्तेमाल नहीं किया। वह खूबसूरती से जीती। मुझे भी इस लड़की की बुद्धिमत्ता और साधनों की प्रशंसा करनी होगी। दादाजी, मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने चंद्रमा मीडिया को नासिक में पैर जमाने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत की है, और मुझे अभी अभी इतना बड़ा व्यापारिक सौदा मिला है। कैसे मैं इसे ऐसे ही वापस कैसे दे सकता हूँ? जय सिंह अपनी खुशी को रोक नहीं सके। दादाजी सिंह ने गहरी आवाज में कहा, नुकसान तो नुकसान ही है, और अवसर हमेशा मिलेंगे। अगर तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो कभी भी असफलता से मत डरो। जय सिंह का फोन पकड़े हुए हाथ अकड़ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ दादाजी, मैं समझ गया। उसी समय अंजलि रावत के निजी नाम के तहत एक छोटे से जंगल रिजॉर्ट में एक छिपी हुई कंप्यूटर लैब का माहौल पूरी तरह से अलग था। अलग अलग स्क्रीन साइज वाले दर्जनों कंप्यूटर तेज गति से काम कर रहे थे। 9 साधारण कपड़े पहने कर्मचारी कमरे के बीच में बैठे थे और बिजली की रफ्तार से कंप्यूटर को एडजस्ट कर रहे थे। बड़े पर्दे पर चंद्रमा मीडिया के शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रही, लेकिन जैसे जैसे यह वक्र आगे बढ़ता गया, ये बेजान लगने लगा। अंजलि रावत पीछे की ओर एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी और अपनी दोनों बाहें छाती के सामने क्रॉस करके खड़ी थी। उन्होंने ठंडे भाव से चमकती बड़ी स्क्रीन को देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। उनके पीछे शिवा, माया खन्ना और जितेश जैन एक गोल मेज पर बैठे थे। वे भी देख रहे थे कि चंद्रमा मीडिया की पूरी इमारत तेज गति से ढहने की नियति की ओर बढ़ रही थी। विनय शर्मा मंच पर चढ़े और अपना चश्मा नाक के ऊपर चढ़ा लिया। उन्होंने अंजलि को बताया, श्रीमती अंजलि, चंद्रमा मीडिया अब उनके किसी भी शेयर को नहीं खरीद सकता। कुछ ही घंटों में सभी शेयरधारक उनके शेयर खरीदना बंद कर देंगे और उन्हें बेचना जारी रखेंगे। चंद्रमा मीडिया का पतन हो जाएगा। समझ गया। विद्या टीम को यहाँ की स्थिति पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए। जब यह खत्म हो जाए तो उन्हें जश्न की पार्टी में ले आओ, अंजलि ने स्पष्ट आवाज में कहा। उन्होंने एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी को हराया था जो ताकत में लगभग बराबर की थी, लेकिन फिर भी इस महिला में ज्यादा उत्साह नहीं था। विद्या टीम की एक युवा महिला सदस्य ने अपना सिर घुमाया। वह भूरे रंग के घुंघराले बालों वाली एक विदेशी लड़की थी। वह अपने मुंह में कैंडी चबा रही थी और अंग्रेजी लहजे में हिंदी में बोल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, हम इस बार बहुत व्यस्त हैं। हमें छुट्टी दे दीजिए। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जो उनके लिए दुर्लभ था। जरूर, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दूंगी। तुम में से प्रत्येक को 2 करोड़ रुपए का यात्रा बोनस मिलेगा। ओह हाँ, मेरी देवी की स्तुति करो। कुछ विदेशी पुरुष सदस्यों ने खुशी से तालियां बजाईं। शिवा, जो पीछे से ये दृश्य देख रहा था, ने भौहें सिकुड़ते हुए माया से पूछा, क्या वह इसी तरह से उन्हें भुगतान करती है? ये केवल 2 करोड़ रुपये हैं। विद्या टीम के प्रत्येक सदस्य का वार्षिक वेतन और बोनस कम से कम 30 करोड़ रुपये है। क्या आपको लगता है कि प्रतिभाएं सस्ती हैं? माया ने उनकी ओर आंखें घुमाई। शिवा ने असंतोष में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे प्रतिवर्ष केवल 1 करोड़ रुपये क्यों मिलते हैं? यह उचित नहीं है। मैं भी एक प्रतिभा हूँ। जितेश जैन ने हंसते हुए कहा, श्रीमान शिवा, अपनी पत्नी से वेतन मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। शिवा ने उसे नजरअंदाज किया और अंजलि से कहा, प्रिय, पैसे मांगना सही नहीं लगता। जब हम वापस आएंगे तो हम एक महिला के साथ रहने के बारे में अकेले में बात कर सकते हैं। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि क्या हो रहा है? शिवा को केवल इतना एहसास हुआ कि चंद्रमा मीडिया टूटने वाला था, लेकिन 3 पक्षीय सहयोग के प्रभारी लोगों में से एक के रूप में उन्हें नहीं पता था कि यह सब क्यों हुआ। बंद अध्याय, एपिसोड 188। अंजलि रावत ने शिवा को सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी गोरी कलाई पर टाइटन घड़ी को देखा और कहा, विजय पार्टी शुरू होने वाली है। हालांकि उनमें से ज्यादातर आंतरिक कर्मचारी हैं, लेकिन देर न करना बेहतर है। चलो पहले चलते हैं। आप स्पष्टीकरण नहीं देंगी? शिवा ने उदास होकर पूछा। मैं चलते चलते समझा दूंगी। चारों लोग छोटे से जंगल रिजॉर्ट से बाहर निकल गए। जितेश जैन को फुज्जी चला रहा था और पिछली रात की तरह माया खन्ना गाड़ी चला रही थी, जबकि शिवा और अंजलि पीछे बैठे थे। अंजलि ने शिवा को मोटे तौर पर सब कुछ समझाया और उसके बाद ही शिवा को वास्तव में समझ में आया। चंद्रमा मीडिया का अनामिका इंटरनेशनल में प्रवेश करना एक व्यावसायिक नुकसान था। इसके अलावा सिंह परिवार की पृष्ठभूमि के साथ
अगर चंद्रमा मीडिया को विकास जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह निस्संदेह एक शेर को पालने और आपदा को आमंत्रित करने जैसा होगा। इसलिए जब जय सिंह ने पहली बार एक वरिष्ठ के रूप में अंजलि का दौरा किया और अनामिका और मयूरी कॉर्पोरेशन के साथ इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात की, तो अंजलि ने जानबूझकर इस अवसर का उपयोग चंद्रमा मीडिया को नासिक से बाहर निकालने के लिए किया। तब से जब प्रारंभिक योजना बनाई गई थी, अंजलि ने अनुबंध की आवश्यकताओं से कहीं अधिक धन जुटाना और ऋण लेना शुरू कर दिया। शेयर बाजार का इस्तेमाल करके चंद्रमा मीडिया को हराने की योजना शुरू से ही थी, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना था। इसलिए न केवल शिवा बल्कि माया को भी 2 दिन पहले ही इसकी जानकारी दी गई। इस योजना का अंतिम परिणाम चंद्रमा मीडिया और मयूरी कॉर्पोरेशन के साथ परियोजना को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका मतलब था कि भले ही चंद्रमा मीडिया हार गया हो, चंद्रमा मीडिया अभी भी नई सामग्री से लाभ के मामले में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि अनामिका इंटरनेशनल को पार करना लगभग असंभव था। खास तौर पर शिवा ने अप्रत्याशित रूप से अंजलि को मुनाफे के 65% के लिए लड़ने में मदद की थी, जो शेर को ताकत देने जैसा था। इससे अंजलि को बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रमा मीडिया की हत्या की योजना को अंजाम देने की अनुमति मिल गई। जहां तक जितेश जैन का सवाल है, उन्होंने शुरू से ही अंजलि के साथ मिलकर चंद्रमा मीडिया के खिलाफ संयुक्त रूप से फंडिंग करने के लिए एक निजी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की साजिश रची थी। जैन परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। वास्तव में नए भौतिक बाजार में भविष्य की प्रतिस्पर्धा में जैन परिवार का एक राजनीतिक प्रतिद्वंद भी कम हो जाएगा। बेशक जितेश जैन मदद करने के लिए खुश थे। बेशक अनामिका ने भी एक निश्चित कीमत चुकाई, जो कि दक्षिण टेक को भविष्य में अपने नए उत्पादों के बाजार में आने के बाद अनामिका के मजबूत बिक्री नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देना था। यह एक ऐसा बाजार कारक था जिसकी जैन परिवार के पास कमी थी, और जितेश जैन के लिए ये बेहद उपयोगी था। शिवा ने अंजलि को अजीब भाव से देखा। तुमने अपने सीनियर को ऐसे ही बेच दिया। मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना है। अंजलि ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें बेचना शब्द पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था कि आप उसे बहुत महत्व देती हैं, लेकिन ये पता चला है कि वह एक दयनीय कीड़े की तरह आपके द्वारा धोखा दिया गया था। शिवा अभी भी अपने दिल में अपेक्षाकृत खुश था। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, वह मेरे सीनियर हैं, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हें मुझसे इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे आखिर में ही क्यों पता चला? शिवा थोड़ा असंतुष्ट था। माया, जो आगे गाड़ी चला रही थी, ने रियरव्यू मिरर में शिवा के परेशान चेहरे को देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अगर मैंने तुमसे यह बात नहीं छिपाई तो दूसरों से कैसे छिपा सकती हूँ? अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। शिवा ने अपने होठों को चिपकाया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी इस पत्नी का फिर से मूल्यांकन करना होगा। हालांकि वह किसी भी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करती थी, लेकिन ठीक इसी वजह से कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में कितने उतार चढ़ाव चल रहे थे। झूठ बोलने की यह तकनीक पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे अपने झूठ को छिपाने की जरूरत नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने झूठ बोला या नहीं। शिवा को आखिरकार समझ में आ गया कि माया ने उसे कल क्या बताया था, अंजलि का सहज लाभ क्या था। हालांकि इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद शिवा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, चूंकि तुमने पहले भी जितेश जैन के साथ बातचीत की थी, फिर भी उसने हमें मारने के लिए हत्यारे क्यों भेजे जब हम मुंबई में थे? अंजलि ने पलटकर अपने होठों को माफी मांगते हुए कहा, मुझे इस बात का अफसोस है। जितेश जैन ने जय सिंह को हमारे गठबंधन पर विश्वास दिलाने के लिए जय सिंह को एक हद तक बाधित करने का ही जिक्र किया था। मुझे नहीं पता था कि वह सचमुच हमें मार डालेगा। माया, जो गाड़ी चला रही थी, को डर था कि शिवा नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने समझाया, शिवा, अंजलि को इसके बारे में पता नहीं था। जितेश जैन आपको मारने का अवसर लेना चाहता था, क्योंकि उसके लिए चाहे कोई भी मर जाए, ये केवल उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन क्या हम सब ठीक नहीं हैं? बस अगली बार जितेश जैन से निपटने का मौका ढूंढो, अंजलि को दोष मत दो। शिवा अपने दिल में उदास था। माया, यह मूर्ख महिला लगभग मर ही गई थी, लेकिन फिर भी उसने उनके सामने अंजलि के लिए आवाज उठाई। उसने हंसते हुए कहा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मेरा जीवन कठिन है। लेकिन अगर जितेश जैन ने आप पर गोली चलाने के लिए एक हत्यारा भेजा, तो क्या आप तब भी यहाँ गाड़ी चला पाएंगी? माया अवाक रह गई। वह ये भी जानती थी कि उस समय वह सिर्फ भाग्यशाली थी। अंजलि ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। यह उनकी ओर से एक गलत अनुमान था।
उन्होंने केवल समग्र स्थिति पर विचार किया और शिवा और माया की सुरक्षा पर विचार नहीं किया। अगली बार जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहें तो उस व्यक्ति को मत भूलना। व्यवसाय की सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो आपकी परवाह करता है। शिवा ने अपने दिल में मौजूद सारी असंतुष्टि को बाहर निकाल दिया। माया आपको दोष नहीं देती, वह सिर्फ दयालु है। अगर तुम भविष्य में इस तरह का जोखिम भरा खेल खेलना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचो। क्या जितेश जैन एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति है जिसका तुम इस्तेमाल करोगी? शिवा को अपने पक्ष में बोलते हुए सुनकर माया को अपने दिल में मिठास महसूस हुई, लेकिन जब उसने रियरव्यू मिरर में अंजलि का झुका हुआ सिर देखा तो उसे भी बुरा लगा। ठीक है शिवा, अंजलि कोई देवता नहीं है और वह हर चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। शिवा ने अपने होंठ हिलाए और अपना सिर हिलाया। अंजलि ने अपना सिर उठाया और शिवा की ओर देखा। चिंता मत करो, जितेश जैन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम गंभीर हो? तुमने अभी अभी चंद्रमा मीडिया को हराया है और तुम जितेश जैन के साथ गड़बड़ करने जा रही हो। शिवा लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। यह महिला बहुत डरावनी थी। अंजलि ने अपनी आंखें झपकाईं। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब वे बात कर रहे थे तभी कार एक सफेद रंग की इमारत के बाहर रुकी। यह इमारत घनी हरियाली से घिरी हुई थी और वहां कई अच्छे कपड़े पहने अंगरक्षक खड़े थे। तीनों कार से बाहर निकले। जितेश जैन पहले से ही सामने के दरवाजे के सामने लाल कालीन पर इंतजार कर रहा था। यह मेरे नाम से एक छोटी सी जागीर है। आज के समारोह में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए ये सबसे उपयुक्त जगह है। कृपया, जितेश जैन ने आमंत्रित करने वाला इशारा किया। जब वे कार्यक्रम स्थल के हॉल में दाखिल हुए तो वहां पहले से ही कई लोग नींबू पानी कॉकटेल पकड़े हुए थे और खुशी से बातें कर रहे थे। उनमें से लगभग सभी अनामिका इंटरनेशनल और दक्षिण टेक के लोग थे जिन्हें आखिरी समय में यहां आमंत्रित किया गया था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। चाहे वह आकर्षक अनुबंध प्राप्त करना हो या चंद्रमा मीडिया को हराना हो, दोनों पक्षों के लिए ये जश्न मनाने लायक था। अंजलि और जितेश जैन को दरवाजे में प्रवेश करते देख बिना किसी अपवाद के सभी ने तालियां बजाईं। जाहिर है, उन्हें मुंबई के शेयर बाजार की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल गया था। बाजार बंद होने से पहले चंद्रमा मीडिया निश्चित रूप से ढह जाएगा। अंजलि और माया दक्षिण टेक के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात कर रही थी, इसलिए शिवा के पास करने के लिए कुछ नहीं था। शरबत का गिलास लेते हुए शिवा ने देखा कि कोई कोने में उसे हाथ हिला रहा है। करीब से देखने पर पता चला कि वह जया कौर थी। उनके बगल में लता मेहरा और ज्योति सेठी खड़ी थी, जो प्यार से मुस्कुरा रही थी। लता मेहरा के साथ उस रिश्ते के बाद लता में ज्यादा बदलाव नहीं आया। शिवा को देखने का उनका नजरिया अभी भी बहुत कोमल था। एक परिपक्व महिला अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकती है। बधाई हो, आपको हीरो माना जा सकता है। ज्योति सेठी ने शिवा के साथ गिलास टकराए। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे अभी अभी पूरी कहानी पता चली है। ज्यादा से ज्यादा मुझे एक उलझन में पड़ा हुआ नायक ही माना जा सकता है। लता मेहरा ने गुलाबी शरबत का एक घूंट लिया और कहा, इस बार सीईओ की तैनाती बहुत रोमांचक है। हमने अभी अभी एक ऐसा रोमांचक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है और उन्होंने वास्तव में चंद्रमा मीडिया को उखाड़ फेंका है। जया और ज्योति ने सहमति में सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि अंजलि के लिए उनकी प्रशंसा दूसरे चरम पर पहुंच गई थी। तीनों महिलाओं से कुछ देर तक बात करने के बाद लता मेहरा ने अचानक भौहें सिकुड़ते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। देखो, क्या ये चंद्रमा मीडिया के सीईओ जय सिंह नहीं हैं? शिवा ने पलटकर देखा। ये वास्तव में जय सिंह था। वह अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर अकेले ही हॉल में चला गया। उनके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। हॉल में एक पल में शांति छा गई। सबकी निगाहें कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर टिकी थीं। शिवा चुपचाप दरवाजे तक गया और अपनी शरबत पीता रहा। वह देखना चाहता था कि जय सिंह यहाँ किस लिए आया है। हालांकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे मूड में है। श्रीमती अंजलि, सीईओ जितेश, मैं जय सिंह बिना बुलाए आया हूँ। मैंने आपका अच्छा मूड खराब नहीं किया, है न? जय सिंह ने दूर से ही उन दोनों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और शांति से उनसे हाथ मिलाया। जितेश जैन ने भी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया, जैसे कि वे कई सालों से करीबी दोस्त हों। सीईओ जय भी शरबत पीने के लिए स्वतंत्र हैं? जितेश जैन ने पूछा। जय सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बस एक शरबत ले लूं तो कोई बात नहीं। मैं आपके इस शानदार कदम के कारण वास्तव में व्यस्त हूँ। हालांकि
आप दोनों के प्रति सम्मान के कारण तथा हार को स्वीकार करने की अपनी आदत के कारण मुझे फिर भी आपके पास आकर आपको बधाई देनी है। अब से 10 वर्षों के भीतर चंद्रमा मीडिया संभवतः आपकी दोनों कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाएगी। इसमें 10 साल नहीं बल्कि 8 साल लगेंगे, अंजलि ने शांति से कहा। चंद्रमा मीडिया को भी मुनाफे का हिस्सा मिलेगा और इसका विकास तेजी से होगा। जय सिंह ने उनकी ओर हाथ हिलाया। अंजलि, मैं तुम्हें अब भी इसी नाम से बुलाऊंगा। तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा जूनियर मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। माफ कीजिए, मैं एक व्यवसाय महिला हूँ, अंजलि ने कहा। ये वाक्य कुछ किसी फिल्म की लाइन जैसा था, लेकिन जब अंजलि ने इसे कहा तो यह वास्तव में ठंडा था। जय सिंह की आवाज अटक गई थी और वह कठोर मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मुनाफे के पीछे भागना एक व्यवसाय का स्वभाव है। मैं अभी भी आपके जितना खुले विचारों वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सबक से सीखूंगा। उसके बाद जय सिंह ने बगल में देखा और शिवा की आकृति देखी। उन्होंने शिवा पर दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान शिवा, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमारी प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। शिवा ने सीधे जवाब दिया, अगर तुम नहीं गए तो मैं चाकू लेकर तुम्हारी कार के टायर काट दूंगा। प्रतियोगिता मेरे पैर। वह पहले से ही मेरी पत्नी है और आप अभी भी जंगल का राजा बनना चाहते हैं और मेरी महिला को चुराना चाहते हैं। जय सिंह ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, व्यंग्य किया, मुड़ा और आत्मविश्वास से दरवाजे से बाहर चला गया। जितेश जैन ने अपनी नजरें तभी हटाईं जब उन्होंने उस अनियंत्रित व्यक्ति को दरवाजे से बाहर जाते देखा। उन्होंने अंजलि से कहा, वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसके पास खुद को व्यापार की दुनिया में डुबोने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अंजलि, क्या आप सच में उसे नई सामग्री से होने वाले मुनाफे में से हिस्सा देना चाहती हैं? हो सकता है कि आप शेर पाल रही हों और मुसीबत को आमंत्रित कर रही हों। जब तक कोई जानवर को काबू में रखने वाला हो, तब तक शेर डरावना नहीं होता। अंजलि ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं समझौते के अनुसार काम करूंगी। जितेश जैन ने समझ में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब हमारी दोनों कंपनियों को बाजार में नए उत्पाद लॉन्च करने की प्रक्रिया में भयंकर लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अंजलि ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं होगा। हमारे उत्पाद निश्चित रूप से पहले लॉन्च किए जाएंगे और हम आप लोगों की तुलना में बहुत तेज होंगे। ये कहना कठिन है। मुझे पता है कि मयूरी कॉर्पोरेशन के पास प्रोफेसर लक्ष्मण गुप्ता हैं, लेकिन हमारे दक्षिण टेक के प्रोफेसर गिरीश भी उनके बराबर के विशेषज्ञ हैं, जितेश जैन ने आत्मविश्वास से कहा। अंजलि ने पलटकर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, अगले सप्ताह से प्रोफेसर गिरीश प्रोफेसर लक्ष्मण गुप्ता के साथ मिलकर शोध करने के लिए मुंबई जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी प्रयोगशाला छोड़ने के बाद कौन ज्यादा तेज होगा? बंद अध्याय एपिसोड 189। जब अंजलि रावत ने ऐसी चौंकाने वाली खबर बताई तो सभी दर्शक अचंभित रह गए। जाहिर है, किसी ने भी ऐसी अचानक स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जितेश जैन का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराया, अंजलि, मुझे तंग मत करो। मैं प्रोफेसर गिरीश की प्रयोगशाला का बॉस हूँ। प्रोफेसर गिरीश मुझे जरूर बताएंगे कि उन्हें रहना है या जाना है। उन्हें आपको सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही प्रोफेसर गिरीश को प्रयोगशाला छोड़ने और मयूरी कॉर्पोरेशन में काम करने की अनुमति देने के लिए अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप प्रोफेसर गिरीश को फोन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आपके हस्ताक्षरित बर्खास्त की दस्तावेज को देखना चाहिए था, अंजलि ने कहा। असंभव, मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया। जितेश जैन की आवाज कुछ सब तक ऊपर उठ गई। उन्होंने फुज्जी से फोन लिया और एक नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो सामने वाले ने अंग्रेजी लहजे में हिंदी में बात की। श्रीमान जितेश, क्या आश्चर्य है, आप मुझे इस समय कॉल कर रहे हैं। प्रोफेसर गिरीश की मजाकिया आवाज सुनकर जितेश जैन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, प्रोफेसर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? आपने कुछ गलत नहीं किया। यह मेरा काम है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं बहुत दोषी महसूस कर रहा हूँ। चूंकि आपने मुझे प्रयोगशाला छोड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं अपने सहपाठी प्रोफेसर लक्ष्मण गुप्ता का निमंत्रण स्वीकार करूंगा और उनके साथ काम करने के लिए मयूरी कॉर्पोरेशन जाऊंगा। क्या प्रोफेसर, मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो? जितेश जैन लगभग दहाड़ रहे थे। प्रोफेसर गिरीश को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह एक महिला द्वारा मुझे दिया गया दस्तावेज था जिसने दावा किया था कि वह आपकी कंपनी से है।
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रयोगशाला का कार्यभार मेरे सहायक गौरव द्वारा संभाला जाएगा और मुझे अगले सप्ताह के अंत तक वहां से चले जाना चाहिए। मैं पहचानता हूं कि यह आपका हस्ताक्षर है। सच कहूं तो मैं इस खबर से थोड़ा निराश हूं। आखिरकार मैंने वर्षों से इस प्रयोगशाला को बनाने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं, चूंकि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं चुपचाप यहाँ से जाने का फैसला करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप अभी भी इस समय मुझे फ़ोन करने के लिए तैयार हैं। भाड़ में जाए, क्या तमाशा चल रहा है। जितेश जैन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चिंतित होकर कहा, प्रोफेसर, मेरी बात सुनो। यह एक साजिश है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको प्रयोगशाला से बाहर जाने दूंगा। मुझे खेद है, श्रीमान जितेश। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपके हस्ताक्षरित दस्तावेज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने मुंबई के लिए हवाई जहाज का टिकट भी बुक कर लिया है। मेरे सहपाठी प्रोफेसर लक्ष्मण मेरे फिर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अंत है। मयूरी कॉर्पोरेशन के श्री ललित मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वे मेरे पूरे परिवार को मुंबई ले आए। मैंने उनके लिए काम करने का फैसला कर लिया है। यदि श्री जितेश अभी भी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे मैं बहुत हैरान हूं, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उनसे माफ़ी मांगें। आप भारतीय लोगों के शब्दों में, हमारा भाग्य समाप्त हो गया है। अलविदा, श्रीमान जितेश। इतना कहकर प्रोफेसर गिरीश ने फ़ोन रख दिया। जितेश जैन ने उच्च स्तरीय कस्टम निर्मित मोबाइल फ़ोन को सीधी ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वह टूटे हुए हिस्सों के ढेर में बदल गया। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ क्यों। जितेश जैन की आंखें लाल हो गई थीं। भले ही वह उस महिला के सामने था जिसका वह पीछा कर रहा था, लेकिन उनके लिए अपने गुस्से को दबाना मुश्किल था। अंजलि ने निडरता से उनकी ओर देखा। ये बहुत सरल है। मैंने आपको प्रोफेसर गिरीश को निष्कासित करने का अनुबंध दिया था और आपने इस पर स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षर किए। इसलिए अब यह ऐसा है। आपने मुझे कभी उस तरह का दस्तावेज नहीं दिया। तुमने इसे जाली बनाया है। जितेश जैन ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा, तुमने सचमुच ऐसा नहीं किया। ध्यान से सोचो। अंजलि मंद मंद मुस्कुराई। जितेश जैन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उन्हें वह दिन याद आ गया जब अंजलि अचानक उनके पास निजी तौर पर आई थी और उन्होंने चंद्रमा मीडिया से निपटने के लिए जैन परिवार के साथ मिलकर काम करने की बात की थी, जो अभी अभी नासिक में घुसी थी। एक पल के लिए जितेश जैन ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाए और अंजलि की ओर इशारा किया। यह अनुबंधों का ढेर है। उस दिन जब अंजलि ने मयूरी कॉर्पोरेशन और चंद्रमा मीडिया के साथ गठबंधन का उपयोग करके चंद्रमा मीडिया के खिलाफ जवाबी हमला करने का प्रस्ताव रखा, तो जितेश जैन ने उससे सहमति व्यक्त की। वह बहुत स्पष्ट थे कि अनामिका इंटरनेशनल के सीईओ के रूप में अंजलि निश्चित रूप से चंद्रमा मीडिया को पसंद नहीं करती थी, जो उसी प्रकृति की एक स्थापित कंपनी थी, जो उसी मंच पर खड़ी थी। इसलिए चंद्रमा मीडिया के साथ काम करना उनके लिए सामान्य बात थी। इसके अलावा अंजलि ने यह भी कहा कि हालांकि जय सिंह उनसे वरिष्ठ थे, लेकिन उन्हें इस समय बड़ी तस्वीर और अपने कर्मचारियों पर विचार करना था। उन शब्दों को सुनने के बाद जितेश जैन को स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा संदेह नहीं था। इसके अलावा वह चंद्रमा मीडिया को दबाना चाहते थे और सिंह परिवार को, जो जंगल में घुसा एक शेर था, नासिक से बाहर निकालना चाहते थे, इससे पहले कि वह पूरी तरह से खुद को स्थापित कर सके। इसलिए वो तुरंत सेना में शामिल होने और चंद्रमा मीडिया को मारने के अंजलि के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। हालांकि अंजलि को चिंता थी कि जितेश जैन अपनी बात से पलट जाएंगे और शेयर बाजार युद्ध शुरू होने के बाद कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए उन्होंने दर्जनों पन्नों के अनुबंधों का एक ढेर निकाला और जितेश जैन से उस पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि गुप्त सहयोग सुचारू रूप से चल सके। ऐसी स्थिति में जितेश जैन ने देखा कि अंजलि सतर्क थी और इस तरह की गोलमोल रणनीति का इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने लापरवाही से पन्नों को पलटा और अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुबंधों के ढेर में सामग्री का एक अतिरिक्त पृष्ठ था। जितेश जैन और जय सिंह एक जैसे थे। अंजलि के बारे में उनकी धारणा हमेशा यही रही थी कि उनका व्यक्तित्व ठंडा था। वह सक्षम थी, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसी महिला नहीं थी जो योजना बनाने में अच्छी हो, दुष्ट हो और साहसी हो। इसलिए उन्होंने अंजलि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जय सिंह ने अंजलि के ठंडे और गहरे पक्ष को कम करके आंका, जबकि जितेश जैन ने अंजलि की चालाकी और प्राकृतिक अभिनय कौशल को कम करके आंका। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह महिला,
जो आमतौर पर ठंडे चेहरे से बात करती थी और लगभग कभी किसी सार्वजनिक गतिविधि में भाग नहीं लेती थी, ऐसी शातिर योजना बना रही होगी जो एक ही तीर से दो पक्षियों को मार सकती है। जितेश जैन को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि अंजलि की योजना, अधिक सटीक रूप से कहे तो, एक जुआ थी जिसने उन्हें अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। अंजलि जुआ खेल रही थी। वह ये जुआ खेल रही थी कि वह उन पर बहुत ज्यादा शक नहीं करेंगे, इसलिए वह उदार होने का दिखावा करेंगे और बिना ज्यादा अध्ययन किए तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके अलावा भले ही उन्होंने पहले ही कुछ गलत खोज लिया हो, अंजलि को कोई नुकसान नहीं हुआ होता। अधिक से अधिक वह मूल योजना के अनुसार अन्य दो परिवारों के साथ सहयोग कर सकती थी और थोड़ा कम लाभ प्राप्त कर सकती थी। ये समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करता, लेकिन अंत में उनकी अपनी मूर्खता ने वास्तव में अंजलि को अपना जुआ जीतने की अनुमति दी। जितेश जैन के हाथ में शरबत का गिलास एक धमाके के साथ कांच के टुकड़ों में टूट गया। अंजलि, तुम्हारी यह चाल वास्तव में क्रूर है। जितेश जैन गुस्से में नहीं आए। उन्होंने सब कुछ सोचने के बाद केवल अंजलि को थोड़ी दूर से देखा और ठंडी मुस्कान दी। अंजलि ने धीरे से आह भरी, मुझे भी ये चीजें करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल यही बात बता सकती हूँ। मुझे खेद है, मैं एक व्यापारी हूँ। ठीक कहा, आप एक व्यापारी हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ। व्यापारियों के लिए जीत और हार आम बात है। जितेश जैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, आप इतने लंबे समय से निष्क्रिय रही हैं। आपकी ठंडक ने हमारे लिए ये याद रखना मुश्किल कर दिया है कि आप एक व्यापारी भी हैं। ये हमारी लापरवाही थी जिसके कारण हमें आपके घातक प्रहार का सामना करना पड़ा। बधाई हो, ऐसा लगता है कि अगले 10 वर्षों में अनामिका इंटरनेशनल इस नए सामग्री उद्योग का पूर्ण नेता होगा। धन्यवाद, अगर और कुछ नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। अंजलि ने स्वाभाविक रूप से शरबत का गिलास डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और इत्मीनान से बाहर चली गईं। अनामिका के अधिकारियों ने देखा कि सीईओ चले गए हैं और दक्षिण टेक के लोग उन्हें गुस्से से देखने लगे, इसलिए वे सभी उनके पीछे बैंक्वेट हॉल से बाहर चले गए। शिवा अंजलि और माया के साथ उसी कार में चला गया जैसे वह आया था। कार में बैठे हुए वे तीनों चुप रहे। माया गाड़ी चला रही थी, अंजलि खिड़की के बाहर से गुजरते नज़ारे को देख रही थी और शिवा आज हुए अचानक बदलावों में डूबा हुआ था। इस दिन अंजलि ने जो प्रभाव डाला वह बहुत बड़ा था। यह उनकी पिछली छवि का लगभग चरम था। शिवा ने इस महिला की निर्णायकता, शीतलता और अंधकार को देखा। उनका उदासीन रूप, जिसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी, सबसे अधिक लाभकारी अभिनय हो सकता था, और वह जय सिंह, जितेश जैन और उसी पीढ़ी की अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मूर्ख बना सकती थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शुरू से ही अनामिका इंटरनेशनल इस नए सामग्री उद्योग में केवल एक भागीदार था। अब अनामिका सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया था। 65% लाभ प्राप्त करते हुए इसने चंद्रमा मीडिया को नीचे गिरा दिया और दक्षिण टेक की प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को गंभीर झटका दिया। शिवा के लिए उन्हें उस सुंदर महिला के साथ जोड़ना मुश्किल था जो अपने हाथों में खीर पकड़ती थी और बिस्तर पर चुपके से उसे खाती थी। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? अंजलि ने अचानक पलटकर शिवा से ठंडी निगाह से पूछा। शिवा ने अपना माथा छुआ। मुझे नहीं पता क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि मैं एक दुष्ट महिला हूँ? अंजलि ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद मुझे अचानक लगा कि कुछ अलग है और मैं इसकी आदत नहीं डाल पा रहा हूँ। शिवा ने सच्चाई से कहा, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं सोचता कि आप दुष्ट हैं। ये व्यापार जगत में बस कुछ धोखा है। आप पूंजीपतियों से लड़ती हैं, इसमें कुछ भी दुष्टता नहीं है। अंजलि ने धीरे से कहा, भले ही आपको लगता हो कि मैं दुष्ट हूँ, फिर भी मैं ऐसा करूँगी। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि यदि वह एक उत्कृष्ट उद्यमी नहीं बनी तो उन्हें जीवित रहने का मौका नहीं मिलेगा। इस दुनिया में अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अपने स्तर के दुश्मनों को हराना होगा। भले ही आप उन्हें हरा ना पाएं, लेकिन आप उन्हें आपको निगलने का मौका नहीं दे सकते। मैं बस खुद को और अपनी दादी द्वारा छोड़ी गई हर चीज़ को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो मुझे लगता है कि आप भी यही करते। शिवा को अस्पताल में हुई घटना याद आ गई। अंजलि के दादाजी अरुण रावत। उस समय की बातचीत के अनुसार अरुण ने अंजलि की दादी को निराश कर दिया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। ये स्पष्ट था कि अंजलि की दादी एक दयनीय महिला थी। अपने सामने खड़ी दुखी महिला को देखकर शिवा को लगा कि उसका दिल बहुत परेशान है। बहुत सी अज्ञात बातें थीं जिनके कारण वह अचानक निर्णायक महसूस कर रहा था। माया, आगे जाकर गाड़ी रोको, मैं बाहर जाकर टहलना चाहता हूँ। इस समय
कार पहले ही नासिक शहर में प्रवेश कर चुकी थी। शिवा को लगा कि पैदल चलना बेहतर होगा। माया ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उसने जवाब दिया और कार रोकने के लिए एक खाली जगह ढूंढ ली। शिवा कार से बाहर निकला, सिगरेट निकाली और खुद के लिए जलाई। उसने कार में बैठी 2 महिलाओं की तरफ हाथ हिलाया। मैं टहलने जा रहा हूँ, आज रात के खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। शिवा को दूर जाते देख अंजलि ने पूछा, माया, क्या वह मुझसे नफरत करता है? मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है, उसे अभी भी तुम्हारी परवाह है, इसलिए वह ऐसा है। माया को अपने दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई। उसे भी वह आदमी पसंद था, लेकिन उसे उसकी औरत को दिलासा देना था। अंजलि ने अचानक हाथ बढ़ाया और माया के बालों को सहलाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ऐसे समय में मुझे सांत्वना देने का फैसला किया। हम अच्छी बहनें हैं, बेशक मुझे तुम्हारे पक्ष में खड़ा होना होगा। माया ने आराम से मुस्कुराया। कुछ दिनों में शिवा को अपने गृहनगर वापस ले आओ और माँ को नासिक ले आओ। माया की नम आंखें चौड़ी हो गईं। अंजलि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ? मैं शिवा को अपने गृहनगर लाने जा रही हूँ। अंजलि ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। हालांकि मैं दूसरों के खिलाफ साजिश रचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ ने मुझे बताया कि तुम अपने प्रेमी को उससे मिलने के लिए लाने वाली हो। मेरी माँ? माया ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि आपका प्रेमी किस तरह का व्यक्ति है, और एकमात्र व्यक्ति जिससे वह संपर्क कर सकती है जो आपको जानता है, वह मैं हूँ, अंजलि ने कहा। माया का दिल तुरंत धड़क उठा। क्या ये कबूलनामा नहीं था? उसका चेहरा तुरंत चल उठा। तो फिर अंजलि, तुमने शिवा के बारे में क्या कहा? माया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हालांकि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे पूछना पड़ा। बंद अध्याय।